ये लेक्चर में, ये जो लेक्चर चैप्टर नंबर आपका है 20, लेसन नंबर 20, उसका पार्ट 1 हम लोग ख़त्म करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग तक। ये जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है पार्ट 2, ये हम लोग किसी और लेक्चर में क्या करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा। ये जो लेक्चर है ट्रांसफर प्राइसिंग का थोड़ा बड़ा रिवीजन लेक्चर होने वाला है। शांति से करेंगे, तरीका बता देता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ से आपके मॉड्यूल से कुछ चीज़ें लूँगा, उसको समझाने के लिए कुछ लिख के समझा दूंगा, और यहाँ पे एक हैंड रिटन नोट्स पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग के मैंने डाले हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से आप देख सकते हो। ये ट्रांसफर प्राइसिंग के कितने कुछ 15 पेज के लेक्चर्स नोट्स है हैंड रिटन, जिसको मैं यूज़ करूँगा कहीं कहीं पे आपको समझाने के लिए। तो ये चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मॉड्यूल आपको पता है आपकी वेबसाइट पे मिल जाता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग का। सर ज़रूरत क्या है? क्या बोला सर, वापस एक बार बोलो। सर ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब बताओ, और ट्रांसफर प्राइसिंग का नीड बताओ कि ट्रांसफर प्राइसिंग का ज़रूरत इस दुनिया में क्यों है, भारत के कानून में क्यों है, इनकम टैक्स में ट्रांसफर प्राइसिंग डालने की वजह क्या थी। तो देखो, एक एग्जांपल समझो। एक टी एंड कंपनी समझो, टैक्स सेंटर एंड कंपनी है, जिसका एक ब्रांच है यूएसए में, एक ब्रांच है इंडिया में, और एक ब्रांच है दुबई में। करेक्ट है। टोटल ग्रुप का जो सेल होगा, वो तीनों ब्रांचेस में जो सेल होगा उसका टोटल क्या होगा, वो ग्रुप का सेल होगा, ग्रुप का प्रॉफिट होगा, ग्रुप का इनकम होगा, वॉट एवर द केस में भी एक्सपेंस होगा। समझो यूनाइटेड स्टेट्स में टैक्स रेट है 40%, इंडिया में टैक्स रेट है 30%, और दुबई में टैक्स रेट है 0%। करेक्ट है। एक्चुअल डेटा की बात करें, और एक्चुअल सेल होता है यूएस से 500 करोड़, इंडिया से 200 करोड़, और दुबई से 10 करोड़ रुपया। मतलब जहां पे टैक्स रेट सबसे ज्यादा है, एक्चुअली सेल भी सबसे ज्यादा वहीं से हो रहा है। जहां पे टैक्स रेट मीडियम है, नॉर्मल है, वहां पे भी सेल सबसे नॉर्मल हो रहा है, और जहां पे टैक्स रेट है ही नहीं, वहां पे क्या हो रहा है, सेल जो है वो बहुत कम हो रहा है। अभी आप जो हो, खुद को कहाँ पे प्लेस करो, खुद को ये सोचो कि मैं ये कंपनी का क्या हूँ, सीईओ हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ ये कंपनी का। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, ऐसा कुछ ट्राई करता हूँ कि दुबई से सेल्स ज़्यादा दिखाऊं, ताकि क्या हो, दुबई में जितना ज़्यादा सेल्स दिखेगा उतना मुझे टैक्स कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 500 करोड़ पे 200 करोड़ का तुमने टैक्स जमा करा दिया। ये 200 करोड़ पे कितना, 10%, 60 करोड़ रुपीस आपने टैक्स जमा करा दिया। 260 करोड़ रुपीस तो आपने यहाँ पे सिर्फ टैक्स जमा करा दिया। अगर समझो ये 500 करोड़ का सेल्स मैं दुबई से करता, तो मेरे पे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं जमा कर देने का बर्डन होता। समझ रहे हो फायदा? तो ये मल्टीनेशनल्स कंपनी जो भी होती है ऐसी, उन्होंने प्लानिंग करना चालू किया। क्या प्लानिंग करना चालू किया कि जहां पे लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है, या फिर नो टैक्स जुरिस्डिक्शन है। लो टैक्स का मतलब जहां पे टैक्स रेट कम है, या फिर नो टैक्स मतलब जहां पे टैक्स है ही नहीं, जैसे कि अपना दुबई। तो वहां पे हम क्या करेंगे, दुबई मतलब यूएई स्पेसिफिकली बोले, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां से हम ज्यादा सेल दिखाने की कोशिश करेंगे। और जहां पे टैक्स रेट ज्यादा है, जैसे इंडिया जैसे कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में हमेशा टैक्स रेट ज्यादा होगा, बिकॉज टैक्स कलेक्शन होगा, उसी से तो डेवलपमेंट होगा। करेक्ट है। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, वहां से हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को, अपने सेल्स को शिफ्ट कर सकते हैं। कहां पे? ऐसी जगह पे जहां पे टैक्स रेट नहीं है। तो अभी इंडिया की गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ये तो सर बिना मतलब का घाटा हो गया ना, हमें कुछ आना जाना कुछ नहीं, बिना मतलब का यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, और मिल हमें क्या रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। करेक्ट है, हमें टैक्स तो दे ही नहीं रहे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है, तो ये मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, अंदर हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। तो अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो और एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ करते हो, ये सब वर्ड ध्यान रखो, सब कुछ डेफिनेशन है, मैं आपको याद करवाऊंगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो और एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ करते हो, मतलब अपने भाई बहन के साथ करते हो, अपने कोई रिलेटेड एंटरप्राइज के साथ करते हो, तो वहां पे आपका जो प्राइस दिया है हम वो नहीं मानेंगे। हम क्या लेंगे, हम आर्म लेंथ प्राइस लेंगे। आर्म लेंथ प्राइस मतलब एक ऐसा प्राइस जो कि अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्या होता, मतलब अगर आप एक दूसरे के रिलेटिव नहीं होते तो प्राइस क्या होता, हम वो प्राइस लेंगे। ऐसा ट्रांसफर प्राइसिंग बोलता है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या बोलता है, बस इतना सा कंसेप्ट है कि इंडिया को
टैक्स का लॉस हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस डाले। क्यों डाले हैं? टैक्स को बचाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ कर रहे हो, तो हम आपका प्राइस नहीं लेंगे। हम कौन सा प्राइस लेंगे? हम आर्म लेंथ प्राइस लेंगे। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या है कि अगर कोई सेम ट्रांजैक्शन अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता तो उसका क्या प्राइस होता है। करेक्ट। इसके मेथड्स वगैरह है, बहुत कुछ है, इन डिटेल अंदर जाएंगे, पर ओवरव्यू बेसिक मैंने कुछ बताया कि ऐसे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये चीज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके मॉड्यूल पे आ जाता हूँ, एडवांस टैक्स लॉस। आप भी अपना मॉड्यूल साथ में खोल सकते हो। ये बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्स, पेज नंबर 922। यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो दिया है उसमें जो मैंने अभी बोला सब वही चीज़ें लिखी है कि जैसे मल्टीनेशनल ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, तो वहाँ पे वो लोग ने क्या किया, टैक्स को मैनिपुलेट करना, मतलब अपने ट्रांजैक्शन को इस तरीके से मैनिपुलेट करना चालू किया जिससे क्या हो सके, टैक्स इरोजन हो सके टैक्स रेवेन्यू के हिसाब से, with a view to provide detailed statutory framework which can lead to computation of reasonable, fair and equitable profit and tax in India। हमने क्या किया, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लेके आए जो कि सेक्शन 92 से लेके 94(2)(f) तक है। ठीक है सर। इन प्रेजेंट एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन, मोस्ट ऑफ कंपनीज क्या करती है, एक अम्ब्रेला के नीचे काम करती है। जैसे एग्जांपल ले लो अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक्चुअल तो वो यूनिलीवर है, इंडिया में आती है तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर बन जाती है, पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तान यूनिलीवर बन जाती है, अपना श्रीलंका में जाती है तो कुछ शिलोंग यूनिलीवर बन जाती है, मतलब जो भी जहाँ भी जाती है वो कंट्री का वो यूनिलीवर बन जाती है। करेक्ट है। तो एक्चुअल तो जो यूनिलीवर लिमिटेड जो भी रहेगा, इनकॉर्पोरेशन वगैरह जो भी रहेगा, वो मेन अम्ब्रेला है, उसके नीचे ये सब ग्रुप काम कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लेके आएंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग लेके आएंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मींस द ट्रांजैक्शन बिटवीन अमंग ऑफ द पार्टी विच आर एसोसिएटेड बाय रीजन ऑफ कॉमन कंट्रोल, या तो कॉमन ओनरशिप या तो कॉमन इंटरेस्ट। ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो, पुण्य मिलेगा, बस उतनी सी बात है। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या है, प्राइस, ऐसी प्राइस जहां पे गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर होती है, अकाउंटिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज from one responsibility center to another one company to another associate enterprise। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अमूल लिमिटेड है, फर्स्ट 2 पेज में अपने को कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ समझ लेना है। यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब दिया है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जांपल मैं समझा सकता हूँ। समझो एक ऐसी कंपनी है जिसके 2 यूनिट है, फॉर एग्जांपल टाटा में स्टील भी बनता है और टाटा में गाड़ियाँ भी बनती है। तो एक यूनिट ऐसा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ऐसा है जिसका काम क्या है, स्टील बनाना है, और दूसरा क्या है, दूसरे का काम है अपने को गाड़ी बनाना है। तो गाड़ी में भी तो स्टील यूज आता है। तो ये लोग क्या बोलते हैं, हम कहीं बाहर से ना स्टील खरीद के अपने ही एक यूनिट से खरीद लें, क्यों बाहर वालों को पैसा देना, ना अपने से ही खरीद लेते हैं। तो उसको जो आप अकाउंटिंग में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, मतलब टाटा स्टील से टाटा कार मोटर जो भी है वहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे स्टील, और वो जो प्राइस पे ट्रांसफ़र करोगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलते हैं। और ये प्रिसाइजली बोला जाए तो कॉस्टिंग में कंसेप्ट्स यूज़ आते हैं। यहाँ पे आपके स्टार्टिंग के 1-2 पेज में कॉस्टिंग का डिस्कशन भी दिया हुआ है, जो कॉस्टिंग में ट्रांसफ़र प्राइसिंग होता है। टैक्स में ट्रांसफ़र प्राइसिंग का रिलेशन सिर्फ आर्म लेंथ प्राइस से है, ज़्यादा कुछ ये कंसेप्ट पे इतना नहीं है। जो आर्म लेंथ प्राइस का क्या कंसेप्ट होता है, उसको निकालने के तरीके क्या होते हैं, वो सब पे क्वेश्चंस बनेंगे। करेक्ट है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग रिफर्स टू goods or services which is used in accounting for transfer of goods or services from one responsibility center to another responsibility center within associate enterprise। ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग अफेक्ट द रेवेन्यू ऑफ ट्रांसफरिंग डिवीजन। इसका नीचे एग्जांपल दिया है, क्या है अब मैं बताऊंगा। यहाँ पे कुछ सेक्शंस दिए हैं जो अपने को पढ़ने हैं 92A, 92B, 92B, BA, CA, CC, CD, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, कोई मतलब रिवाइज कराऊंगा, पढ़ाऊंगा तो नहीं बोल सकता, पर ये रिवीजन भी आपका इन डिटेल जो अब आपने पढ़ा रहेगा उससे बेटर रहेगा। यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। सबसे पहले AT एंड कंपनी का एग्जांपल यहाँ से मैं बता देता हूँ। AT एंड कंपनी के 2 यूनिट है अपने एग्जांपल में, एक है यूनिट X, दूसरा है यूनिट Y। यूनिट X क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है ऑटोमोबाइल बैटरी, ऑटोमेटिव बैटरी, मतलब कोई बैटरी बनाते हैं, और यूनिट Y उसका ट्रक बनाता है, जो मैंने अभी टाटा वाला एग्जांपल दिया था। तो अगर ऑटोमेटिव बैटरी
यूनिट एक्स से यूनिट वाई में ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि ट्रक में भी तो बैटरी का यूज़ होता है। तो जो प्राइस पे वो ट्रांसफ़र होगा उसको ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोला जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल एटीएन कंपनी का है, जो क्या करता है, सर्विसेज देता है अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सीए फर्म है, फॉरेन में भी कोई सीए फर्म, डेलॉइट वगैरह जो भी अपने बिग फोर होते हैं, ये अपने एक दूसरे को सर्विसेज देते रहेंगे। तो जो एसोसिएट एंटरप्राइज को तुम सर्विस दे रहे हो और जो एक्चुअल जो अकाउंटिंग कर रहे हो उसको बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग बोला जाएगा। फिर यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस अपने को पढ़ने हैं, कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं, ये मैं आपको अच्छे से सब चीज़ें समझा दूंगा, डोंट वरी। ये ऊपर वाले पार्ट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लो। इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग का, रीडिंग है, बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करेक्ट प्राइसिंग पता चल जाएगा प्रोडक्ट का या सर्विसेज का। करेक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या बोला जाए, करेक्ट प्राइसिंग का मतलब है कि इफेक्टिव ट्रांसफर प्राइसिंग का ये मैकेनिज्म है जिससे आपको करेक्ट प्राइस पता चलेगा। सिंस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रांजैक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ एक साथ फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो करेक्टली हुए हैं या नहीं हुए। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील को वो जो स्टील पड़ रहा था एक वो कार में लगाने के लिए, वो 1 लाख रुपए का था। अगर वो यूनिट वो 1 लाख की जगह उसको 1.5 लाख में सेल करेगा तो 50,000 का कार वाले यूनिट को लॉस होगा, करेक्ट है, और इसको प्रॉफिट होगा। तो जो टाटा का मैनेजमेंट है वो ऐसा सोच सकता है ना कि यार यहाँ पे कार वाले में इतना लॉस हो रहा है तो इसको क्यों ना बंद कर दिया जाए। तो इफेक्टिव ट्रांसफर प्राइसिंग होना ज़रूरी है, उससे क्या एक्चुअली करेक्ट प्राइसिंग पता चल सके। दूसरा, हेल्पफुल इन परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। यही एग्जांपल ले लो, टाटा पावर, ये वाला कौन सा था, स्टील वाला और मोटर वाला। तो मोटर में अगर 50,000 रुपये ज़्यादा पे करेगा तो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन में प्रॉब्लम होगी ना, कि उसको क्या लगेगा कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लॉस आ रहा है, पर गाड़ी के पीछे 50,000 एक्स्ट्रा जा रहा है। बट अगर वो करेक्ट प्राइसिंग होता तो पता चल जाता कि स्टील में एक्चुअल प्रॉफिट इतना है, मोटर में इतना है। थर्ड, हेल्पफुल इन कंप्लाइंग स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन। जो कानून है उसका पालन करने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये सब रीडिंग है, रट्टा मार लो, मतलब रट्टा भी नहीं मारना है, 2-3 बार पढ़ लो, ये समझ जाओगे। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस इन इंडिया, ऊपर पूरा ज्ञान दिया हुआ है, पहले क्या होता था अब क्या है कुछ, ठीक है, शौक है तो पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो थर्ड पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, द फंडामेंटल ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज दैट ट्रांसफर प्राइसिंग रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस रिप्रेजेंट करना चाहिए। भाई यही पूरा जान है आपकी चैप्टर का, आर्म लेंथ प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस। आपका जो ट्रांसफर प्राइसिंग होना चाहिए वो कौन से बेसिस पे होना चाहिए, एएलपी के बेसिस पे होना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस के बेसिस पे होना चाहिए। तो सर आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है, आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है फेयर प्राइस ऑफ अ गुड्स ट्रांसफर्ड और सर्विस रेंडर्ड। मतलब आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या है, फेयर प्राइस है। पर फेयर प्राइस का मतलब कुछ समझा नहीं, तो उसका मतलब क्या होता है, नीचे दिया है कि जो आपका ट्रांजैक्शन है वो इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ होना चाहिए। मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज तो आपका रिलेटेड है ना, अगर सेम ट्रांजैक्शन आपका किसी और के साथ होता तो आप कितना प्राइस चार्ज करते इन अनकंट्रोल्ड कंडीशन। और दूसरा क्या है, कंडीशंस भी अनकंट्रोल्ड होती, मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता तो आप कितना प्राइस चार्ज करते हैं, वो आपका क्या होगा, आर्म लेंथ प्राइस। अनरिलेटेड पर्सन के साथ, अनकंट्रोल्ड कंडीशन के साथ। आर्म लेंथ प्राइस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा कंपनी में। इससे क्या आपका नुकसान बच सकता है इन केस द ट्रांसफर प्राइसिंग इज नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस। अगर आपका आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं होगा ट्रांसफर प्राइसिंग तो क्या नुकसान होगा, जो ये ऊपर फायदे थे उसका नेगेटिव बना दो। करेक्ट प्राइसिंग प्रोडक्ट और सर्विस का नहीं हो पाएगा, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा, स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन कंप्लाई नहीं हो पाएंगे, बस यही है। रॉन्ग परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और नॉन कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल लॉ। यहाँ पे फिर वो कॉस्टिंग वाला का एग्जांपल दिया है कि कंपनी ए एंड कंपनी टी इज वर्किंग अंडर कॉमन अम्ब्रेला ऑफ कंपनी एटी एंड कंपनी। मतलब एटी एंड कंपनी में दो कंपनी है, एक तो कंपनी ए है और दूसरा कंपनी टी है। कंपनी ए मैन्युफैक्चर करता है विच इज रॉ मटेरियल और कंपनी टी, मतलब कंपनी ए एक ऐसी चीज बनाता है जो कंपनी टी के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। तो कंपनी ए ही क्या कर देगा, उसको ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे 3 सिनारियो दिए हैं। सबसे पहला सिनारियो दिया है कि कंपनी ए जो है वो चार्ज करता है प्राइस मोर देन द आर्म लेंथ प्राइस फॉर अ कंपनी टी। जो रॉ मटेरियल कंपनी ए बना रहा है वो टी को भेज रहा है और टी को ऐसी प्राइस पे भेज रहा है जो कि एएलपी से ज्यादा है।
तो इसका कंपनी ए के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा कि उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, भाई वो अननेसेसरी चार्ज कर रहा है। कंपनी टी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा तो उसका रॉन्ग प्राइसिंग होगा, जिसकी वजह से आपका नॉन कॉम्पिटिटिवनेस हो जाएगा प्रोडक्ट का मार्केट में। पूरी दुनिया 10,000 में बेच रही है, आप 15,000 में बेचोगे तो आपसे कौन खरीदेगा? सिंपल है। सेकंड पे आ जाते हैं, कंपनी ए अगर कम प्राइस चार्ज करेगा तो क्या होगा, आर्म लेंथ प्राइस से कम चार्ज करेगा तो क्या होगा, तो इससे कंपनी यूनिट ए जो है, कंपनी ए जो है उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा, और इसकी वजह से पेरेंट कंपनी ये भी सोच सकता है कि ये तो यार लॉस मेकिंग है, हम इससे खरीदने से बेटर हम बाहर से खरीद सकते हैं, तो क्या पता वो कंपनी ए को बंद कर दे। इफेक्ट ऑन कंपनी टी क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी टी विल डिक्रीज, जो कंपनी टी है उसका कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि उसको सस्ते में मिल जाएगा, इसकी वजह से वो शायद मार्केट से लोअर प्राइस चार्ज करे, जिसकी वजह से कंपनी को ओवरऑल लॉस होगा, क्योंकि भाई तुम्हें बन तो महंगा रहा है और तुम मार्केट में सस्ता बेच रहे हो। थर्ड पॉइंट, कंपनी ए चार्जेस आर्म लेंथ प्राइस फ्रॉम अ कंपनी टी, अगर एग्जैक्ट आर्म लेंथ प्राइस चार्ज करोगे तो क्या होगा, अगर एग्जैक्ट आर्म लेंथ प्राइस चार्ज करोगे तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, जो कंपनी ए का रेवेन्यू होगा वो ट्रू एंड फेयर होगा, मतलब करेक्ट एकदम पोजीशन दिखाएगा। कंपनी टी जो है वो क्या करेगा, वो प्राइस सेम पे करेगा जो मार्केट में उसको पे करना चाहिए, और उसका कॉस्टिंग जो हो एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अराइव्ड आफ्टर कंसिडरिंग द आर्म लेंथ प्राइस ऑफ कंपनी ए प्रोडक्ट, कंपनी टी विल बी, वो ये प्राइसिंग की डिसीजन एकदम करेक्ट हो जाएगी। तो यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया ना, एक नीचे और पॉइंट है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, यहां तक जो है वो थियरी पॉइंट है, कॉस्टिंग को फोकस में रख के ये थियरी बनाया गया है ज़्यादा कंपेरेटिव टू टैक्स को पकड़े, क्योंकि टैक्स में सेक्शन 92 जहाँ से आएगा वहाँ से आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चालू होंगे, यहाँ तक रीडिंग वाली चीज़ है। फिर बात करें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ALP, आर्म लेंथ प्राइस को अप्लाई करने में प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले भाई पता कैसे चलेगा कि कौन सी पार्टी इंडिपेंडेंट, बोल तो दिया ऊपर कि भाई इंडिपेंडेंट कंडीशन ले लो और इंडिपेंडेंट पार्टी ले लो, भाई कोई पार्टी अपना कॉस्टिंग बताता थोड़ी है किसी को, भाई कंपटीशन में सब बिजनेस कर रहे हैं, कोई बताएगा थोड़ी, तो ट्रू कंपैरिजन जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है बहुत सारे केसेस में। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा नहीं मिल सकता ना भाई, डेटा तुम कहाँ से इतना सारा लाओगे कि भाई वो अभी सिर्फ ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही प्राइस होता है, प्राइस में बहुत सारी कंडीशन होती है, कॉस्ट प्लस होता है, सेलिंग माइनस मार्जिन वाला प्राइसिंग होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे प्राइसिंग होते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, आप इंटेंजिबल हमें दे दो, उसके बाद 5% का मार्कअप आप रख लो, आगे देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स वैसे आएंगे। तो डेटा चलो हमने कहीं से ले भी लिया, तो उसका रिलायबिलिटी क्या है वो डेटा का, वो सही है या कुछ भी आपने कहीं से जमा किया है, ये पॉसिबल नहीं है, करेक्ट है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा ये प्रॉब्लम है। मार्केट प्राइस का एब्सेंस होना भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे केसेस में मार्केट प्राइस पता ही नहीं होती। एब्सेंस ऑफ कंपेरेबल मार्केट प्राइस फॉर इनटेंजिबल ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे कि आपका कॉपीराइट, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल सर्विस का फीस, ये सब केस में आपका कंपेरेबिलिटी ही नहीं हो सकता कि भाई कोई दूसरा वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो भाई कहाँ से तुम एग्जैक्ट वो प्राइस लेके आओगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, टाइम लग है, ये सब आप रीड कर सकते हो, यहाँ तक कुछ वो महान चीज़ें नहीं थी। अभी हम लोग आएंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइज के ऊपर। एसोसिएटेड एंटरप्राइज यहाँ से अपना क्या होता है, असली ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 92। वो क्या बोलता है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो और एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ कर रहे हो, क्या मैं बोला, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो और एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ कर रहे हो, तो आपको जो प्राइसिंग लेना है वो आर्म लेंथ प्राइस लेना है। तो अपने को क्या क्या सीखना है, एक आर्म लेंथ प्राइस सीखना है। आर्म लेंथ प्राइस का ऊपर मतलब तो बता दिया, वो मतलब कोई काम का नहीं है, पर नीचे मेथड्स वगैरह दिए हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब देखना है, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 92A में। और तीसरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब देखना है, जो कि हम लोग नीचे देखेंगे 92B में, करेक्ट है। तो अभी मैं अपने आपको नोट्स पे अपने शिफ्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से भी रीडिंग आपको दे दूंगा, पर नोट से फटाफट हो जाएगा। रीडिंग सेक्शन है ट्रांसफर प्राइसिंग का, ये नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। क्या बोलता है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ, तो आपको ALP पे ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, आर्म लेंथ प्राइस पे।
सेक्शन 92 का सबसेक्शन 3 है, जो कि आपके मॉड्यूल में स्टिल नहीं लिखा, मुझे तो कहीं नहीं दिखा, आगे लिखा रहेगा देखेंगे। वो बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट बात बोलता है, जो कि बोलता है कि सेक्शन 92 अप्लाई ही नहीं होगा, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगेगा। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग लगने की वजह से अगर आपकी इनकम कम होगी या आपका लॉस बढ़ेगा, समझो समझो समझो, मैंने जो एक्चुअल अपना ट्रांजैक्शन प्राइस बताया था जब मैंने रिटर्न फाइल किया, तब मैंने बताया कि सर मेरा 100 करोड़ पे ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा ही नहीं अगर ट्रांसफर प्राइसिंग लगने की वजह से आपका इनकम 100 करोड़ से कम होगा, 90 करोड़, 70 करोड़, 60 करोड़। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट नहीं चाहते कि हम अपना इतना असेसमेंट करने के बाद टैक्स जो रेवेन्यू है उसको कम करें। अगर आपका इनकम बढ़ेगा या लॉस कम होगा, तभी ही हम क्या करेंगे, तभी ही हम इसका जो भी असेसमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके मॉड्यूल में नहीं दिखा, स्टिल ट्रांसफर प्राइसिंग का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर सेक्शन 92A जो कि एसोसिएट एंटरप्राइज की बात करता है, इसके दो सबसेक्शन है, एक तो 92A1 है और 92A2 है। A1 क्या बात करता है, नॉर्मल एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है। एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब होता है कि ऐसी एंटरप्राइज जो एक दूसरे के अंदर पार्टिसिपेट करती है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू वन और मोर सब्सिडरी, किसी और कंपनी के मैनेजमेंट में या कंट्रोल में या कैपिटल में, CCM में, अपना सेंट्रल काउंसिल मेंबर होता है ना, CCM, कंट्रोल में, कैपिटल में या मैनेजमेंट में अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में क्या करती है, या तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर सब्सिडरी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, तो वो दोनों एंटरप्राइज क्या हो जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगी। और दूसरा, अगर वन और मोर पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी इन मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल ऑफ टू डिफरेंट एंटरप्राइज, देन दोज टू एंटरप्राइज आर एसोसिएट एंटरप्राइज। मतलब मैं क्या करता हूँ, मेरा टैक्स सेंटर लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल आपका A लिमिटेड है और एक और कंपनी है जो B लिमिटेड है। मैं A का मैनेजमेंट भी कंट्रोल करता हूँ, मैं B का मैनेजमेंट भी कंट्रोल करता हूँ, या मैं A का कंट्रोल करता हूँ, B का भी कंट्रोल करता हूँ, या मैं A के कैपिटल को कंट्रोल करता हूँ या मैं B के कैपिटल, मतलब दोनों को अगर मैं कंट्रोल करता हूँ, या तो मैनेजमेंट के थ्रू या कंट्रोल के थ्रू या कैपिटल के थ्रू, तो वो दोनों एंटरप्राइज भी क्या हो जाएगी, एसोसिएट हो जाएगी। ये तो हो गई एसोसिएट एंटरप्राइज की बात, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, हर लेवल पे बनते हैं जहां जहां ट्रांसफर प्राइसिंग होता है। 9282 डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। देखो यहाँ पे क्या डाला है, डीमिंग फिक्शन डाला है। डीमिंग फिक्शन का मतलब क्या है, वो एक्चुअली एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ, बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स हम मान रहे हैं कि वो क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। एक्चुअली क्या है, वो एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स हम इसको मान रहे हैं कि ये एसोसिएट एंटरप्राइज है। और जहां जहां पे ये मानेंगे कि कोई भी चीज का डीमिंग फिक्शन डालेंगे, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि क्या क्या डीम करना है। इज इट ओके? तो यहाँ पे 12 पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है जो बताए गए हैं कि जहाँ पे आपका एक्चुअली एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, फिर भी हम उसको क्या मानेंगे, डीम एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। तो 12 को कैसे याद रखना है, 4 into 3 याद रखना है, 4 का 3 जोड़ी करके याद रखना है। सबसे पहले 4 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर एक एंटरप्राइज होल्ड करता है 26% और मोर वोटिंग पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अदर एंटरप्राइज। समझो मेरा टैक्स सेंटर लिमिटेड, महेंद्र बोहरा एंड कंपनी एक कंपनी है, उसमें क्या करता है, 26% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है, डायरेक्टली खुद से, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी वगैरह से, तो वो दोनों कंपनी क्या हो जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगी। 26% याद कैसे रखना है, 25% कितना क्वार्टर होता है, उसके ऊपर 26% ऐसे करके याद रख सकते हो। सेकेंड पॉइंट, एनी एंटरप्राइज होल्ड करता है 26% और मोर वोटिंग पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टू डिफरेंट एंटरप्राइज। मतलब पहले जो एग्जांपल दिया था वैसा ही कुछ, टैक्स सेंटर क्या करता है, ए में और बी में 26% है उससे ज्यादा क्या करता है, वोटिंग पावर होल्ड करता है, तो ए और टैक्स सेंटर तो होंगे ही एसोसिएट, बी और टैक्स सेंटर भी एसोसिएट होंगे, साथ साथ में ए और बी भी क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, अगर एक एंटरप्राइज, वन एंटरप्राइज क्या करता है, लोन देता है टू अदर एंटरप्राइज,
एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को लोन देता है, कितना लोन देता है? जो लोन ले रहा है, जो वह कंपनी लोन ले रहा है, उसका जो भी टोटल असेट है उसके 51% ऑफ बुक वैल्यू से ज़्यादा लोन दे रहा है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। क्या बोला मैं? टेक सेंटर महेंद्र बोहरा एंड कंपनी को क्या करता है? लोन देता है फॉर एग्जांपल। उसके पास जितने भी असेट का बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का मतलब क्या? जो बैलेंस शीट में डाला हुआ है, उसका 51% या उससे ज़्यादा कोई एक आदमी लोन देगा, तो वो दोनों क्या बन जाएंगे? बुक वैल्यू के 51% या उससे ज़्यादा, तो दोनों क्या बन जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। चौथा पॉइंट समझो, टैक्स सेंटर ने क्या किया है? लोन लिया है, और उसके लिए महेंद्र बोहरा एंड कंपनी ने गारंटी दिया है। गारंटी अगर 10% या उससे ज़्यादा होगा, बैंक वालों को गारंटी चाहिए रहता है ना बेसिकली, अगर गारंटी 10% या उससे ज़्यादा होगा तो दोनों क्या बन जाएंगे? एसोसिएट बन जाएंगे। 12 में से 4 पॉइंट हो चुके हैं। पहले 2 पॉइंट 26% वोटिंग पावर, या तो डायरेक्टली या दो एंटरप्राइज में किया है, तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, बोरोइंग का 51% ऑफ बुक वैल्यू, जो कंपनी लोन ले रही है उसका जो भी बुक वैल्यू ऑफ टोटल असेट है उसका 51% से ज़्यादा किसी से लोन ले लिया तो क्या बन जाएगा? एसोसिएट बन जाएगा। और चौथा, 10% से ज़्यादा आपने क्या कर दिया? गारंटी दे दिया, तो एसोसिएट हो जाओगे। इतना क्लियर है? 12 में से 4 हो चुके हैं। नेक्स्ट 4 पे आते हैं। अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो भी नंबर है उसका आधा, मोर देन हाफ, मतलब समझो 12 है तो 6 से ज़्यादा, जितना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, या मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड क्या करता है? अपॉइंट करता है। ये एक पार्ट हो गया है यहाँ तक। और उसके बाद या फिर कोई एक एंटरप्राइज अपॉइंट करता है एक या उससे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर। एग्जीक्यूटिव मतलब कोई बड़े लोग हो गए ना, अगर एक एग्जीक्यूटिव भी कर दिया तो भी क्या मान लिया जाएगा? एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिया जाएगा। या फिर आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मेंबर्स अपॉइंट कर लिए तो क्या मान लिया जाएगा? एसोसिएट मान लिया जाएगा। 6 पॉइंट, अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरी 2 या उससे ज़्यादा एंटरप्राइज में आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड, या फिर एक या उससे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर अपॉइंट करता है, ईच ऑफ 2 एंटरप्राइज अपॉइंटेड बाय द सेम एंटरप्राइज, मतलब मैं टैक्स सेंटर ए में और बी में क्या करता हूँ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता हूँ या मेंबर अपॉइंट करता हूँ, या फिर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एक एग्जीक्यूटिव मेंबर अगर अपॉइंट करता हूँ, तो वो ए और टैक्स सेंटर, बी और टैक्स सेंटर, और ए और बी क्या मान लिए जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिए जाएंगे। यहां तक अपने 5 और 6 पॉइंट हो चुके हैं। करेक्ट है। 7वां पॉइंट क्या बोलता है? अगर टैक्स सेंटर कोई ऐसी कंपनी है जिसके 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 इंटेंजिबल रिसोर्सेज पे पूरा डिपेंडेंट है, जैसे कोई महेंद्र बोहरा नाम का आदमी है, वो जो कॉपीराइटेड कंटेंट देता है उसके बिना कुछ काम ही नहीं कर सकते, या फिर कोई लोगो है, ट्रेडमार्क है, टेक्निकल नो हाउ है, कुछ भी है, 100% अगर डिपेंडेंस है इंटेंजिबल असेट पे, तो वो दोनों भी क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज है। 8वां पॉइंट, अगर कोई टैक्स सेंटर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है और 90% से ज़्यादा रॉ मटेरियल एक ही सप्लायर से खरीदता है, 90% से ज़्यादा रॉ मटेरियल एक ही सप्लायर से खरीदता है, तो दोनों क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज है। 9th पॉइंट, अगर एक एंटरप्राइज गुड सोल्ड करता है और जो दूसरा जो परचेस कर रहा है वो क्या करता है? वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्राइस को क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है, या कंडीशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो भी क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज है। 10th पॉइंट, अगर एक एंटरप्राइज कंट्रोल होती है, एक इंडिविजुअल एक कंट्रोल करता है, जैसे टैक्स सेंटर को मैं क्या करता हूँ? कंट्रोल करता हूँ, और कोई दूसरी एक और कंपनी है, महेंद्र बोहरा एंड कंपनी समझो, उसको क्या करता है? वो खुद इंडिविजुअल या उसके रिलेटिव मिलके क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, तो वो दोनों भी क्या माने जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिए जाएंगे। समझ रहे हो? 10वां पॉइंट, ये 2-3 बार सुन लोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। 11th पॉइंट, अगर एक एंटरप्राइज को कोई एचयूएफ कंट्रोल करता है, फॉर एग्जांपल टैक्स सेंटर को कोई एचयूएफ कंट्रोल करता है, और कोई दूसरी एंटरप्राइज है जिसको एचयूएफ के मेंबर या उसके रिलेटिव कंट्रोल करते हैं, तो वो भी क्या मान लिए जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली जाएगी। 12th पॉइंट, अगर एक एंटरप्राइज जो है वो फर्म है या एओपी है या बीओआई है, और दूसरे एंटरप्राइज में 10% या उससे ज़्यादा वो फर्म एओपी बीओआई क्या करती है? होल्ड करती है, तो भी क्या मान ली जाएगी? वो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली जाएगी। यहाँ पे अपना खत्म हो जाएगा। 13 पॉइंट, एनी अदर म्यूचुअल इंटरेस्ट, जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं बनेगा। 12 पॉइंट है, 4-4-4 करके 3 जोड़ी है, याद कर लेना। फर्स्ट 4 पॉइंट में देखो, 2 तो 26% वाले थे, फिर 2 लोन वाले थे 51% और 10% का गारंटी।
फिर नेक्स्ट 5 6 7 8 में क्या थे, आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एक एग्जीक्यूटिव मेंबर, ऐसे 2 पॉइंट थे। 100% डिपेंडेंस ऑन इंटेंजिबल और सप्लायर का 90%। फिर क्या था, 9th में कोई सामने वाला आपका प्राइस कंट्रोल कर रहा है, इंडिविजुअल, एचईएफ, ये वाले पॉइंट थे, और लास्ट में फर्म वाला। तो ऐसे करके याद कर लेना, 12 पॉइंट याद हो जाएंगे। फिर बात करते हैं पे 92A याद करने का तरीका कैसे है भाई। 92A, ए फॉर एसोसिएट एंटरप्राइज से याद हो जाएगा। 92B, बी यानी क्या, बाहर वाले ट्रांजेक्शन या बड़े वाले ट्रांजेक्शन, ऐसे करके याद कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज। ट्रांजैक्शन किसके साथ होना चाहिए, एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ होना जरूरी है, जहां पे इधर या तो ए कंपनी या बी कंपनी या दोनों कंपनी ऑफ हुम आर नॉन रेजिडेंट। मतलब अगर दोनों रेजिडेंट होंगे तो वो केस में आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा। ट्रांजैक्शन ऐसा होना चाहिए, 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज। एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या है, ऊपर देख लिया, जहां पे या तो एक या दोनों एंटरप्राइज क्या होनी चाहिए, नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा होना चाहिए, या तो आप सेल परचेज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कर रहे हो, या सेल परचेज आप क्या कर रहे हो, टेंजिबल प्रॉपर्टी कर रहे हो, या सर्विस दे रहे हो, या बोरो कर रहे हो पैसा, या लैंड कर रहे हो पैसा, ऐसे टाइप का मतलब कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन होगा वो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो हम लोग मॉड्यूल में पढ़ेंगे, पर इंपॉर्टेंट ऊपर वाला लाइन है कि ट्रांजैक्शन होना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, जहां पे दोनों या फिर कोई एक क्या होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। ये तो हम लोग ने देख लिया 92B1। अब हम लोग देखेंगे 92B2 जो क्या बोलता है, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। मतलब यहां पे भी ये एक्चुअल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है, पर कुछ कारणों की वजह से हम इसको क्या मान लेंगे, डीम कर लेंगे कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। एग्जांपल समझो, एक है ए लिमिटेड, एक है सी इनकॉर्पोरेशन, यूएस की है फॉर एग्जांपल, ये क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ए और सी के साथ नहीं हो रहा, ए और बी के साथ हो रहा है, जो कि बी क्या है, अनरिलेटेड है। अगर एसोसिएट होगी तो ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, करेक्ट है इतना। पर ये जो दो है, ए और सी एसोसिएट है, पर ट्रांजैक्शन ए और सी के साथ नहीं हो रहा, ट्रांजैक्शन ए और बी के साथ हो रहा है, करेक्ट है। तो ये ट्रांजैक्शन को भी हम लोग क्या मान लेंगे, डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे, अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहला कंडीशन है कि देयर विल बी प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज और अदर पर्सन। जो अदर पर्सन अपने केस में कौन है, बी है, एसोसिएट एंटरप्राइज कौन है, सी है। इन दोनों के साथ पहले से कोई एग्रीमेंट इन दोनों का हुआ रहना चाहिए। दूसरा, रेलेवेंट ट्रांजैक्शन आर डिटरमाइन इन सब्सटेंस। जो रेलेवेंट ट्रांजैक्शन है वो पहले से पता होने चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन ये दोनों करने वाले हैं। और तीसरा, या तो एंटरप्राइज ए लिमिटेड या एसोसिएट एंटरप्राइज सी लिमिटेड, या फिर दोनों क्या होने चाहिए, दोनों में से कोई एक नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। तो ये केस में हम क्या मान लेंगे, डीम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे ए और बी का। फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, ए और सी का ट्रांजैक्शन होगा तो वो तो वैसे ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। पर अगर ए और बी भी ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें बी अनरिलेटेड है, फिर भी हम उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे अगर कोई प्रायर एग्रीमेंट होगा सी का और बी का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शन करने हैं, क्या क्या नहीं करने, मतलब सी इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। और तीसरा, या तो एंटरप्राइज या तो एसोसिएट एंटरप्राइज या तो दोनों क्या है, नॉन रेजिडेंट है। सिंपल है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसको हम क्या मान लेंगे, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे। फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसको जानने से पहले अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ा मैं वापस आपके मॉड्यूल पे आपको लेके आ जाता हूँ, और फटाफट हम क्या कर लेते हैं, रेफर कर लेते हैं हम लोग ने क्या क्या अभी तक देख लिया, तो कुछ भी मिस ना हो। ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह ठीक है। एसोसिएट एंटरप्राइज पे हम थे। एसोसिएट एंटरप्राइज का सबसे पहले 92A1 का नॉर्मल डेफिनेशन देखा, जिसमें क्या बोला था, अगर आप क्या करते हो, मैनेजमेंट कंट्रोल या कैपिटल को कंट्रोल कर लेते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाओगे। दूसरा, अगर आप एक या एक से ज्यादा कंपनी के मैनेजमेंट कंट्रोल या कैपिटल पे क्या करते हो, कंट्रोल करते हो थ्रू वन और इंटरमीडिएरी, तो वो दोनों भी क्या बन जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। यहाँ पे 12 पॉइंट थे। सबसे पहले 26% वोटिंग पावर वाला, जिसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप देख सकते हो। देखो, ए जो है वो बी में 33% होल्ड करता है, बी क्या करता है, सी में
40% होल्ड करता है। तो यहाँ पे ए और बी डायरेक्टली एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए और यहाँ पे ए और सी इनडायरेक्टली एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए, क्योंकि ए बी के थ्रू क्या करता है 26% या उससे ज़्यादा सी में होल्ड करता है। करेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्टली हो गया और यहाँ पे ए और सी इनडायरेक्टली हो गया। सेकेंड पॉइंट, अगर देखो ए जो है वो 33% एक्स में करता है, 40% वाई में करता है, तो एक्स और वाई जो है वो भी क्या हो गए, एसोसिएट हो गए, और एक्स और ए भी एसोसिएट हो गए, एक्स और वाई भी एसोसिएट हो गए, ए और एक्स और ए और वाई भी एसोसिएट हो गए। फिर लोन वाला एग्जांपल, अगर 51% ऑफ बुक वैल्यू, किसका जो लोन ले रहा है उसका, 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग का अगर गारंटी देते हो, पांचवा पॉइंट, अगर बीओडी का मोर देन हाफ अपॉइंट करते हो या एक या उससे ज़्यादा अपॉइंट करते हो एग्जीक्यूटिव मेंबर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वन और मोर। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान से रहना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है। फिर मोर देन हाफ ऑफ डायरेक्टर या फिर मोर देन एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव मेंबर, दो या उससे ज़्यादा कंपनी दूसरे के कर रहे हो तो वो सब मिलके क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका इंटेंजिबल्स है, ये सब इंटेंजिबल के नाम लिखे हैं, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी। अगर क्या करते हो इसके ऊपर आप पूरे के पूरे क्या हो, डिपेंडेंट हो, तो वो आप एसोसिएट मान लिए जाओगे। रॉ मटेरियल 90% से ज़्यादा एक सप्लायर से सप्लाई लेते हो तो आप एसोसिएट हो जाओगे। अगर आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग जो है, आप जो चीज़ें बेचते हो उसके लिए आप क्या हो, आपकी प्राइस या आपकी कुछ कंडीशंस वगैरह सामने वाला इन्फ्लुएंस कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है तो आप एसोसिएट मान लिए जाओगे। यहाँ पे फिर लिखा है मिस्टर ए अगर मिस्टर एक्स को, एक्स लिमिटेड को कंट्रोल करता है, और मिस्टर बी जो इसका रिलेटिव है अगर इसको कंट्रोल करता है वाई लिमिटेड को, तो एक्स और वाई क्या मान लिए जाएंगे, एसोसिएट मान लिए जाएंगे। फिर यहाँ पे वो एचयूएफ वाला एग्जांपल है और लास्ट में वो आपका फर्म वाला एग्जांपल, फर्म एओपी या बीओआई वाला। तो यहाँ पे अपने क्या हो गए, सबके सब डीम एंटरप्राइज वाले पॉइंट्स जो है वो कवर हो चुके हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, या तो दोनों या कोई एक नॉन रेजिडेंट है। ट्रांजैक्शन का नेचर क्या होना चाहिए, टेंजिबल प्रॉपर्टी या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का सेल, परचेस, लीज, सर्विस दे रहे हो, लैंड या बोरो कर रहे हो पैसा, कोई और ट्रांजैक्शन है जिससे कोई प्रॉफिट, इनकम, लॉस, असेट वगैरह का ट्रांजैक्शन है, या कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट या अरेंजमेंट कर रहे हो टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज। किसके लिए, जैसे कि यहाँ पे बेसिकली लिख सकते हो जॉइंट वेंचर का। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो मेरे हिसाब से। तो डीम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया है, सीधा वही देख लेते हैं जो मैंने बताया, उससे आपका कवर हो जाएगा। एक्स इंडिया में है जो कि एसोसिएट एंटरप्राइज है, वाई इन ऑस्ट्रेलिया, पर जेड इन सिंगापुर जो कि अनरिलेटेड पार्टी है। अगर एक्स और जेड ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये भी क्या मान लिया जाएगा, डीम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। अगर 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 वाई का और जेड का प्रायर एग्रीमेंट होगा, पहला पॉइंट, एग्रीमेंट में लिखी हुई होगी चीज़ें, और दोनों में से कोई क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, तो ऑस्ट्रेलिया वाला नॉन रेजिडेंट है। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन आप पढ़ सकते हो, नीचे लिखा हुआ है अच्छे से इन डिटेल, मतलब समझा दिया मैंने। फिर बात करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबिलिटी टू डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। अभी देखो यहां तक हम लोग ने क्या बोला, ट्रांसफर प्राइसिंग सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर ही लगेगा, पर अभी क्या बोला जा रहा है, अभी बोला जा रहा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे भी लगेगा। क्यों लगेगा, उसके लिए यहाँ पे केस लॉ का रेफरेंस दिया हुआ है, ग्लैक्सो स्मिथ, क्या है, स्मिथ क्लाइन एशिया, GSK एशिया का एक केस लॉ है। ये आपको याद रखना है तो याद रख लीजिए, याद रखना ही है, बेसिकली आपके सिलेबस में डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इसके फैक्ट्स वगैरह आपको बता देता हूँ क्यों क्या तकलीफ हुआ। देखो ये GSK एशिया करके एक कंपनी है जो कि GSKSH उसका जो भी पेरेंट कंपनी है उससे क्या लेता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेता है, ठीक है, और उसके रिलेटेड पेमेंट करता है। पेमेंट का टर्म क्या है, जो भी इसको कॉस्ट लगेगा, ये फॉरेन की कंपनी है, उसके ऊपर 5% का मार्कअप, जो भी कॉस्ट होगा उसके ऊपर 5% ऐड करके ये क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा GSK एशिया, किसको, ये जो भी उसका बाहर वाला कंपनी है, करेक्ट है। अभी असेसिंग ऑफिसर ने क्या बोला, असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि ये खर्चा आपका ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे। तो आप बोल रहे हो कि सर ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए आपने क्या किया, आईटेट में अपील किया। उसके कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए जो कि हम लोग क्या करते हैं, फटाफट रीड करते हैं। विदिन 2 to ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एशिया प्राइवेट लिमिटेड का केस लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो GSK है एशिया वाली, इसने एंटर किया था एग्रीमेंट किसके साथ, जो मैंने अभी आपको बताया, GSK CH के साथ।
क्या बोला, जीएस की सीएच इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देगा, जैसे कि मार्केटिंग पे, फिनांस पे, एचआर पे, और इसके सामने ये कॉस्ट प्लस 5% क्या देगा, पेमेंट करेगा। पहला पॉइंट क्लियर है, यस। दूसरा पॉइंट, जो असेसिंग ऑफिसर है उसने ये खर्चा क्या कर दिया, डिसअलाउड कर दिया। क्यों डिसअलाउड कर दिया, बोला कि ये एक्सेसिव खर्चा है और ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। इसके सामने जो जीएसके इंडिया वाला है, बेसिकली वो एशिया प्राइवेट लिमिटेड, उसने आईटेट के सामने, सीआईटी अपील के सामने क्या कर दिया, अपील कर दिया, और सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर का जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड कर दिया, मतलब मान लिया कि भाई असेसिंग ऑफिसर सही बोल रहा है। तो फिर आगे जाके जीएसके ने क्या किया, सीआईटी अपील मतलब कमिश्नर अपील में तो वो हार गया, तो उसने जाके आईटेट में क्या कर दिया, अपील कर दिया ट्रिब्यूनल में। आईटेट ने क्या बोला कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं है कि वो खर्चा एक्सेसिव या अनरीजनेबल बताए, अनलेस वो सेक्शन 48(2) में आता है। 48(2) में बेसिकली पीजीबीपी का एक सेक्शन है जो बात करता है कि अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हो और वहां पे अगर आप कोई खर्चा एक्सेसिव पेमेंट करते हो या फिर अनरीजनेबल करते हो या फिर कोई बिजनेस की नीड से ज़्यादा खर्चा पेमेंट करते हो, तो वो असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, उतना पोर्शन डिसअलाउ कर सकता है। पर अगर आईटेट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर 48(2) में अगर कोई खर्चा आ ही नहीं रहा, मतलब वो पॉइंट कवर ही नहीं हो रहा, मतलब बेसिकली रिलेटेड पार्टी है ही नहीं, तो आप कोई खर्चे का डिसअलाउंस नहीं कर सकते। सबसे पहले ये समझो, ये हम केस लॉ पढ़ क्यों रहे हैं, ये केस लॉ का मैं मतलब रिवाइज क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे तो ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, क्या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में भी ट्रांसफर प्राइसिंग लग सकता है, उसके बारे में यहाँ पे हम जान रहे हैं, करेक्ट है। तो चौथा, फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स असेसिंग ऑफिसर जो है उसने वो सेम प्रोसेस फॉलो किया, भाई वो डिसअलाउ करते गया और असेसी जाके आईटेट के पास जाते गया और वहाँ से उसको रिलीफ मिल गया। जीएसके ने बाद में क्या किया, एक रिट पिटिशन फाइल किया हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया किसको, डिपार्टमेंट को, कि इसका रिफंड तुम जमा कराओ, और तुम्हारी वजह से जो इसको लेट हो रहा है, क्योंकि अपील में मैटर पड़ा है तो रिफंड वगैरह मिल नहीं रहा है, तो एप्लीकेबल इंटरेस्ट के साथ तुम क्या करो, उसका पैसा रिटर्न करो, जो भी रिफंड है वो। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये लोग गए, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या किया, स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया दैट सिंस एक्सरसाइज इज रेवेन्यू न्यूट्रल एंड बोथ द पार्टीज आर नॉट रिलेटेड पार्टी, दोनों जो पार्टी है वो सेक्शन 48(2) के हिसाब से, सेक्शन 48(2) पीजीबीपी का है जो बताता है कि रिलेटेड पार्टी कब होते हैं, ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो ये जो रेवेन्यू जो भी ये अपील, ये स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया था, ये क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, जो डिपार्टमेंट ने फाइल किया था। सेकेंड पॉइंट क्या बोला, सेकेंड पॉइंट में फिर उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आपको देखना पड़ेगा कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे ही ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा या ये एक्सटेंड हो सकता है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे भी, ये ठीक है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर बताया, कॉम्प्लिकेशन अराइज इन केस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू बी असाइन ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी, ये कोई काम का नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सीबीडीटी शुड एग्जामिन वेदर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन कैन बी अप्लाइड टू डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी, क्या जो आपके ट्रांसफर प्राइसिंग है ये सीबीडीटी को डिसाइड करना है कि जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर भी क्या ट्रांसफर प्राइसिंग लग सकता है। बाय मेकिंग अमेंडमेंट टू द एक्ट, असेसिंग ऑफिसर कैन बी एम्पावर्ड टू मेक adjustment to the income declared by assessee having regard to the fair market value of transaction between related party and can apply any generally accepted method of determination of arm length price। बेसिकली यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि ये CBDT को अभी ध्यान रखना है कि क्या आपको एग्जामिन करना है कि आप ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस जो है वो क्या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे भी लगा सकते हो या फिर सिर्फ इंटरनेशनल पे लगाना है, और अगर डोमेस्टिक पे लगाना है तो उसका मेथडोलॉजी क्या होगा, आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालोगे, जो भी चीज़ें हैं ये आपको क्या करनी है, डिसाइड करनी है। ये पूरा रीड करूंगा तो भाई वो मैं आपको वो लगेगा कि भाई रिविजन चल रहा है कि मोनोटोनस चीज़ें चल रही है, तो आप एक बार रीड कर लेना, मतलब वही है। फाइनली क्या हेल्ड किया गया कि कोर्ट नॉर्मली, कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, डज नॉट मेक रिकमेंडेशन और सजेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस लिटिगेशन ऑकरिंग इन अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर। क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंडिंग ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन टू डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, एक्सपीडियंस का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस एंड द सीबीडीटी में ऑल्सो कंसिडर द इश्यू। तो यहाँ पे ये केस लॉ खत्म होता है। यहाँ पे कोर्ट ने जस्ट बोला है कि आपके ऊपर है, आपको लगाना है, तो उसके बाद
सेक्शन 92 BA इंट्रोड्यूस किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला तो सिर्फ ज्ञान दिया गया था, बेस दिया गया था कि क्यों आपका आया, करेक्ट है सेक्शन। तो सेक्शन 92 BA में 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं। ये 5-6 पॉइंट के हिसाब से आप अगर ये पॉइंट्स में कवर होते हो और अगर आप स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, ये जो स्पेसिफाइड है ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करते हो, तो भी आपके ऊपर क्या लग सकता है, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका ट्रांजैक्शन रिफर्ड है सेक्शन 80A में, ये सब एग्जीक्यूटिव में आपको इन डिटेल दिया था। एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस है 80IA का सबसेक्शन 8 के हिसाब से। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है 80IA के सबसेक्शन 10 के हिसाब से। सबसे पहले 80A, फिर 80IA का 8 और 80IA का 10। फिर अगर कोई डिडक्शन है जो कि चैप्टर 6A में है या फिर 10AA, वो SEZ का डिडक्शन मिलता था ना, वो वाला, पर ये टू विच प्रोविजन ऑफ 80IA का 8 ये वाला और 10 ये वाला एप्लीकेबल है। तो या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन है जो कि सेक्शन 115 BAB के हिसाब से है। 115 BAB मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, यूट्यूब पे ऑलरेडी एक लेक्चर डाला हुआ है BAA BAB के हिसाब से, पर आपके मॉड्यूल में भी है एक चैप्टर में, तो मैं वो आपको अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। अगर 115 BAB के सेक्शन सबसेक्शन 4 के हिसाब से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या कोई और ट्रांजैक्शन प्रिस्क्राइब है, अगर ये सब चीजें आप इंडिया के अंदर अंदर भी करते हो और आपका टोटल 20 करोड़ से एक्सीड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 20 करोड़ से एक्सीड होता है, 20 करोड़ से एक्सीड होता है, तो क्या हो जाएगा, तो आप स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में कवर हो जाओगे और आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लिस्ट दी हुई है, आपको क्या करना है एक बार का समझ लेना है। अगर आपको इसके ऊपर ये वीडियो चाहिए अंदर के 80A ये सब क्या होता है इन डिटेल बताओ, तो मैं बना सकता हूँ। अभी रिवीजन है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ट्रांजैक्शन ऑफ सेक्शन 80A, अगर 80IA 8 के हिसाब से 80IA सेक्शन है, उसका सबसेक्शन 8 के हिसाब से कोई गुड्स या सर्विस ट्रांसफ़र हो रहा है, 80IA के सबसेक्शन 10 के हिसाब से अगर कोई बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है या बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर आपका ट्रांजैक्शन रिफर्ड है कोई चैप्टर 6A में या फिर 10AA में और वो 80IA 8 और 10 उसके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो, या फिर 115 BAB 4 के हिसाब से आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 20 करोड़ रुपया क्रॉस होता है, तो आपके ऊपर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन वाला स्टैंप लग जाएगा और आपके ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये वाला पार्ट आप अभी मैं तो बोलता हूँ याद कर लो, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले 80A है, फिर 80IA का 8 और 10, फिर ऐसे चैप्टर 6A और 10AA के प्रोविजन जहाँ पे 80IA का 8 और 10 एप्लीकेबल होता है। और ये 115 BAB क्या है, बेसिकली ये लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट देता है आपको। तो आप ऐसा कर सकते हो ना, लोअर टैक्स रेट यहाँ पे मिल रहा है तो आप जो हायर टैक्स रेट वाला सेल्स है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो यहाँ पे लोअर टैक्स रेट में। ये 80IA 80A वगैरह क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शंस होते हैं, जहाँ पे आप जितना ज़्यादा सेल करोगे मतलब वहाँ से उतना ज़्यादा आपका पूरा इनकम ही क्या हो जाता है, माफ़ हो जाता है फॉर 10 ईयर्स फॉर 5 ईयर्स, करेक्ट है। तो वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपका नॉर्मल एरिया में सेल हो रहा है वो आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करो, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो वो सब केस में आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगा देंगे। पर मुझे लगता है यहाँ पे आपको ये 20 करोड़ वाला लिमिट अच्छे से याद रखना है और ये नाम अच्छे से याद रखने हैं सेक्शंस के। और उसके बाद यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं, ये आप प्रैक्टिस करो, बड़े ही इजी से एग्जांपल है। अगर कुछ डाउट आता है, आपने क्लास वगैरह में सीखा रहेगा, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको क्या करूँगा, रिप्लाई कर दूंगा इमीडिएटली। ये 2 एग्जाम्पल है सिमिलर टाइप के हैं, तो ये आपको क्या करने हैं अभी प्रैक्टिस कर लीजिए साथ में। तो आपके लगभग 40 पेजेस का आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का कंटेंट है, उसमें से 10-12 पेज आपके ख़त्म हो चुके हैं। अभी कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस में ट्रांसफर प्राइसिंग का। इसके ऊपर 5-6 मेथड दी हुई है, अल समझते हैं कौन कौन सी मेथड है, क्या है और उसको कैसे निकालने का ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 92C। 92A हो गया, 92B हो गया, 92C क्या बात करता है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अलग अलग मेथड्स बताता है। बेसिकली 5 मेथड है प्लस एक ऐसी मेथड है जो असेसिंग ऑफिसर जो चाहे वो रख सकता है, मतलब असेसिंग ऑफिसर की मर्जी है, जैसे उसको कंप्यूट करना है वैसे करो। और 5 मेथड जो कि दी हुई है आपके मॉड्यूल में, और 5 ही मेथड है बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग को आर्म लेंथ प्राइस निकालने की मेथड बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहली मेथड पे आते हैं, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कप मेथड। नाम देखो क्या है, कंपेरेबल, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो अनकंट्रोल्ड प्राइस।
ऐसी प्राइस जो कि कंट्रोल्ड नहीं है, मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, पर कंपेरेबल है, वो क्या बोलते हैं उसको, कप मेथड बोलते हैं। कप मेथड बेसिकली क्या करता है, कंपेयर करेगा कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन को किसके साथ, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन के साथ। मतलब जो एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको कंपेयर करेगा ऐसे ट्रांजैक्शन के साथ जो कि अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रहा है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड प्राइस का मतलब क्या है, ऐसी प्राइस जो कि अनरिलेटेड प्राइस पार्टीज के साथ एग्री हुई है, वो आपका क्या होता है, अनकंट्रोल्ड प्राइस होता है। अभी तक कुछ नहीं सीखा है, अभी तक एग्जाम के लिए कुछ रेलेवेंट चीज़ है भी नहीं, सिर्फ ये देखना है कप का मतलब याद रखना है, नाम याद रखना है, कंट्रोलेबल कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। कप जो है वो या तो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, मतलब इंटरनल कप मेथड भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल बेसिकली किसके साथ होता है, सिमिलर ट्रांजैक्शन विद अनरिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड भी हो सकते हैं, मतलब जो अंदर अंदर का जो चीज़ है। और एक्सटर्नल कप यानी पूरा दूसरी एंटरप्राइज के साथ आप कंपेयर कर रहे हो ट्रांजैक्शन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज अंडर द कंपेरेबल कंडीशंस। ठीक है, ये भी ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट है। स्टेप्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत अच्छे खासे होते हैं। कप मेथड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन आपके जो मॉड्यूल में दिया है वो प्रैक्टिस भी करेंगे। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपका जो अनकंट्रोल्ड प्राइस है, जो कि कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड है सामने वाले पार्टी का, वो ले लो। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, ओपनिंग में क्या लेना है, प्राइस इन कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन, मतलब आपका जो एसोसिएट एंटरप्राइज है उसके साथ जो ट्रांजैक्शन है वो प्राइस नहीं, दूसरा वाला प्राइस ले लो। फिर उसको क्या करो, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करो, ऐसे एडजस्टमेंट करो जिससे वो क्या हो सके, ओपन मार्केट प्राइस पे आ सके। एडजस्टमेंट जैसे कि बहुत सारे वारंटी का एडजस्टमेंट होता है, फ्रेट का एडजस्टमेंट होता है, क्वेश्चन में दिया होता है, हम लोग देखेंगे, वो एडजस्टमेंट कर लो। और तीसरा जो सच एडजस्टेड प्राइस होगा वो क्या होगा, आर्म लेंथ प्राइस होगा। मतलब कुछ नहीं करना है, सबसे ईजी है, सबसे पहले सामने वाले का प्राइस ले लो, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करो, और जो एडजस्टमेंट करने के बाद प्राइस आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। हाउएवर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कप मेथड इज नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है, बट ये क्या है, रिलायबल है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कप इज नॉट ईजी, भाई पता कैसे चलेगा वो कंट्रोलेबल कंपेरेबल अनकंट्रोल में प्राइस निकालना ईजी थोड़ी है। कप कैन बी अप्लाइड इजीली इन, ये सब केसेस में इजीली कप अप्लाई हो सकता है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, रॉयल्टी के केस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर प्रोडक्ट लाइसेंस टू थर्ड पार्टी, ऐसे सब केसेस में क्या हो सकता है, कप इजीली अप्लाई हो सकता है। तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन आने के एग्जाम में ट्रांसफर प्राइसिंग में वैसे ही बेसिकली आते हैं, सीए फाइनल में तो यही आते हैं। US Limited, a US company, has a subsidiary in India Limited in India। मतलब US लिमिटेड करके एक US की कंपनी है जिसकी इंडिया में इंडिया लिमिटेड नाम की एक क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। US लिमिटेड क्या करती है, कंप्यूटर मॉनिटर बेचती है टू इंडिया लिमिटेड फॉर रीसेल इन इंडिया, इंडिया में बेचती है ताकि वो इंडिया से क्या कर सके, रीसेल कर सकते। US लिमिटेड ऑल्सो सेल कंप्यूटर मॉनिटर टू CMI लिमिटेड। देखो US और इंडिया तो क्या है, सब्सिडरी है, मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो इसको जो बेचेंगे वो तो क्या होगा, कंट्रोल्ड प्राइस है। अभी अनकंट्रोल्ड प्राइस के बारे में डिटेल दिया है कि वो जो US लिमिटेड है वो इंडिया लिमिटेड के साथ साथ CMI लिमिटेड को भी कुछ चीज़ें बेचता है। इट सेल्स 50,000 कंप्यूटर मॉनिटर टू इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड को 11,000 पे बेच रहा है। द प्राइस फिक्स फॉर CMI लिमिटेड कितना है, 10,000 रुपये। द वारंट, इतना अभी आपको पहले समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन में लिखा है। ये देखो यहाँ पे एक US लिमिटेड है US में, यहाँ पे इंडिया लिमिटेड है, ये दोनों क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। US लिमिटेड जो है वो इंडिया लिमिटेड को 11,000 रुपये में मॉनिटर बेचता है, और US लिमिटेड CMI लिमिटेड को 10,000 रुपये में क्या करता है, मॉनिटर बेचता है। अभी इंडिया के असेसिंग ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से सोचो, आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो, ये सेम चीज US लिमिटेड जो बाहर वाली आदमी है, बाहर वाला आदमी है, उसको तो 10,000 में बेच रहा है। मतलब ये CMI लिमिटेड जो इंडिया की कंपनी है, ये अपने PNL में खर्चा कितना बुक करेगी, 10,000 बुक करेगी, और ये जो इंडिया लिमिटेड है ये अपने PNL में खर्चा कितना बुक करेगी, सेम चीज का 11,000 बुक करेगी। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि ये 1,000 रुपया गवर्नमेंट को पर मॉनिटर चूना लगा रहे, करेक्ट है ना। हर
पर मॉनिटर 1,000 रुपये ये लोग ज़्यादा ले रहे हैं। पर हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन हो, कुछ सिचुएशन हो जिसकी वजह से 1,000 रुपये ज़्यादा ले रहे हो, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आगे क्या बोलता है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, अपने का देखो ये क्या है, ये कंट्रोल्ड प्राइस है और ये क्या है, अनकंट्रोल्ड प्राइस है। तो सबसे पहले ये कंपेरेबल है, ट्रांजेक्शन बिल्कुल कंपेरेबल है भाई, सेम ही मॉनिटर सेम ही इंडिया में बेचे जा रहे हैं। तो ये प्राइस को सबसे पहले ले लेंगे, ये ओपनिंग हो जाएगा। इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी ऊपर दिया हुआ होगा एडजस्टमेंट करेंगे, एड लेस करेंगे, और जो आएगा क्लोजिंग वो आपका क्या हो जाएगा, कप ALP हो जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। द वारंटी इन केस ऑफ सेल मॉनिटर बाय इंडिया लिमिटेड इज हैंडल्ड बाय इंडिया लिमिटेड। जो इंडिया लिमिटेड, इंड लिमिटेड को जो भी मॉनिटर भेजते हैं उसका वारंटी कौन देखता है, इंड लिमिटेड खुद देखता है। हाउएवर फॉर सेल ऑफ मॉनिटर बाय CMI लिमिटेड, US Limited is responsible for warranty of 3 months. Both US Limited and Ind Limited offers extended warranty at standard rate of 1,000 per annum. On this fact, how the assessment of Ind Limited is going to be affected, ये अपने को बताना है भाई। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट सिर्फ एक दिया हुआ है, और भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं इसमें, बिल्कुल हो सकते हैं। सबसे पहले देखो वारंटी का एडजस्टमेंट क्या बोलता है। जो इंड लिमिटेड है, इंडिया लिमिटेड है, उसको कोई वारंटी नहीं दे रहे भाई, तुम अपना वारंटी खुद देखो। करेक्ट है, मतलब इंड लिमिटेड को कोई वारंटी दे नहीं रहे। ये जो एडजस्टमेंट है इसमें आप अच्छे से समझ लो, मैं इन डिटेल बता रहा हूँ। नहीं समझोगे तो 100% गलती होगा, 100 तो नहीं 99% गलती होगा। ये गलती होने वाला ही एडजस्टमेंट है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इंड लिमिटेड को कोई वारंटी नहीं दे रहे, और दूसरा CMI लिमिटेड को हम क्या कर रहे हैं, 3 महीने का वारंटी दे रहे हैं। इज इट क्लियर? तो अगर इंड लिमिटेड को वारंटी मिलता तो इसका प्राइस ज़्यादा होता कि कम होता? मिल नहीं रहा है। अगर मिलता तो ज़्यादा होता कि कम होता? सर ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल कॉस्ट है प्लस वारंटी का भी कुछ कॉस्ट होगा, ऐड हो जाता। करेक्ट है, ज़्यादा होता। अभी कम है, ज़्यादा होता। तो उस हिसाब से CMI लिमिटेड को वारंटी मिल रहा है तो इसका प्राइस जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा है ना। ये जो 10,000 रुपये इसको प्राइस चार्ज कर रहे हैं, इसमें वारंटी का भी प्राइस है, मतलब ये प्राइस ज़्यादा है। कितने अमाउंट से ज़्यादा है वो बात की बात है, पर ज़्यादा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये प्राइस को एडजस्टमेंट का मतलब है कम करना पड़ेगा। कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को और CMI को, इंड लिमिटेड को और CMI लिमिटेड को। करेक्ट। इंड लिमिटेड को कोई वारंटी नहीं मिल रहा, CMI लिमिटेड को मिल रहा है, मतलब उसकी कॉस्ट में वारंटी का कॉस्ट भी इंक्लूड है। तो वो वारंटी का कॉस्ट हमें क्या कर देना पड़ेगा, रिड्यूस कर देना पड़ेगा। अभी सवाल आता है सर कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, तो बड़ा ही सिंपल है। हर साल का वारंटी कितना है, 1,000 रुपीज़ है। 3 महीने का निकाल दो, 1,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा, 3,000 डिवाइड बाई 12 कर लो, जो भी अमाउंट आएगा। करेक्ट है, तो बस आपका आंसर आ गया। सबसे पहले 10,000 लेना है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, उसमें से एक एडजस्टमेंट करना है, ये वारंटी का अमाउंट क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। तो जो भी अमाउंट आएगा वो अपने को देखना है और उसको कंपेयर करना है 11,000 से। जो डिफरेंस आएगा वो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना है। देखते हैं, US लिमिटेड जो कि फॉरेन है और इंड लिमिटेड जो कि इंडियन है, वो क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है। US लिमिटेड जो है ऑल्सो सेल करता है सेम मॉनिटर किसको, CMI को, जो कि एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। Price charged by US Limited for a similar product transfer to comparable uncontrolled transaction is therefore identifiable। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, कप मेथड लगा सकते हैं। While applying cup method, आपको सबसे पहले वो मैंने 3 स्टेप बताई है, वो यहाँ पे 3 स्टेप का डिटेल लिखा हुआ है। अपने को वैसे भी लिखेंगे तो चलेगा। फॉर सेल ऑफ मॉनिटर बाय CMI लिमिटेड, US लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वारंटी फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने की वारंटी के लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो वारंटी का अपने को क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, अनकंट्रोल्ड प्राइस ले लिया 10,000 रुपये, उसमें से वारंटी 1,000 इंटू 3/12 लेस क्यों किया भाई, ये लेस ऐड में गड़बड़ होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। लेस क्यों किया, आर्म लेंथ प्राइस आ गया 9750, इसको कंपेयर किया 11,000 से, क्योंकि इंड लिमिटेड को 11,000 से दे रहे थे। मतलब इंड लिमिटेड 1,250 रुपीज़ क्या कर रहा है, ज़्यादा पे कर रहा है कंपेयर टू अनकंट्रोल्ड अनरिलेटेड पार्टी से। तो ये 50,000 मॉनिटर है, पर मॉनिटर 1,250, तो इतना क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 6.25 करोड़ रुपीस। सिंपल है।
उम्मीद करता हूँ समझ गया रहेगा, मैंने रिवीजन पर पर्सपेक्टिव से समझाया है, नहीं तो क्लास होता तो 4-5 ऐसे एग्जांपल करते तो पूरा और इन डिटेल धीरे धीरे पढ़ते तो और ज़्यादा अच्छे से समझ जाता। सेकेंड मेथड पे आते हैं जो कि है रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस का देखो नाम ही समझो ना क्या है, देख रहे रीसेल कर रहे हैं कुछ और कुछ प्राइस के ऊपर खेलेंगे। देखो ये कब लगेगा पता है ये मेथड, जब आप क्या कर रहे हो अपनी कोई एसोसिएट एंटरप्राइज से कोई चीज़ का एक्विजिशन कर रहे हो, मतलब परचेस कर रहे हो, और अनरिलेटेड पार्टी को वही सेम चीज़ क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। एक्विजिशन किससे कर रहे हो, एसोसिएट से कर रहे हो, बेच रहे हो अनरिलेटेड से। तो सबसे पहले आपको स्टेप्स देखनी है, अगर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन होता है तो रीसेल प्राइस लगता है, ठीक है। मतलब आप एक्विजिशन कर रहे हो और उसको आगे रीसेल कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, रीसेल प्राइस मेथड लगेगा। सबसे पहले ओपनिंग लेना है, हर जगह पे सबसे पहले कुछ ओपनिंग तो लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे ओपनिंग क्या लेना है, ये वाला प्राइस लेना है जो कि एसएससी अनरिलेटेड पार्टी को जिस अमाउंट में सेल करता है, ये अनकंट्रोल प्राइस है ना बेसिकली। तो सबसे पहले ये ले लो, उसमें से अपने को क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस कर देना है। सबसे पहले जो नॉर्मल यहाँ पे जीपी मार्जिन जो होगा ना अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन में, जो भी जीपी मार्जिन क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। उसके बाद कोई परचेस के रिलेटेड खर्चे हैं तो क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। ये रिड्यूस करेंगे तो जो प्राइस आएगा उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं तो एडजस्टमेंट कर दो, और जो एडजस्टेड प्राइस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एएलपी हो जाएगा। सबसे पहले जो अनरिलेटेड पार्टी को सेल करते हो वो आप क्या ले लो, प्राइस ले लो, उसमें से जीपी मार्जिन लेस कर दो, उसमें से परचेस के खर्चे लेस कर दो, कुछ एडजस्टमेंट है तो वो कर लो, और जो एडजस्टेड प्राइस आएगा वो क्या आ जाएगा, एएलपी आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, टेट्रा पैक ऑस्ट्रिया holds 30% शेयर इन अल्फा लेवल इंडिया लिमिटेड। टेट्रा पैक जो है वो अल्फा में क्या करता है, जो कि इंडिया की कंपनी है, 30% होल्ड करता है, मतलब 26% से ज़्यादा है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। अल्फा imports 1000 towel dispenser from Tetra Pak at a price of rupees 2900, and these are sold to Hayat Regency at a price of 3000 per unit. अल्फा लेवल लिमिटेड हैज़ बॉट अ सिमिलर प्रोडक्ट। तो यहाँ तक अपने को क्या डिटेल दिया है, बेसिकली यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ। टेट्रा पैक ऑस्ट्रिया का कंपनी है जो कि 30% होल्ड करता है इंडियन कंपनी में, उससे ये 1000 टॉवेल लेता है एट 2900, और ये सोल्ड करता है अनरिलेटेड पार्टी को, हायर रेजेंसी को, एट 3000। तो सबसे पहला प्राइस है हम 3000 ले लेंगे, अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ये 3000 ले लेंगे। इसमें से अपने को जीपी मार्जिन लेस करना पड़ेगा और परचेस एक्सपेंस लेस करने पड़ेंगे। तो देखते हैं जीपी मार्जिन का कोई डिटेल दिया हुआ है क्या। तो जीपी मार्जिन के रिलेटेड कोई डिटेल है क्या, देखते हैं। अल्फा लेवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अ बॉट सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम अल्टीमेट इंडस्ट्रीज। कोई और कंपनी है जिससे इसने सेम प्रोडक्ट लिया था, और यहाँ पे उसका जीपी मार्जिन कितना था, 12% ऑन सेल्स था। तो 3000 का 12% सबसे पहले रिड्यूस हो जाएगा जीपी मार्जिन। टेट्रा पैक ऑस्ट्रिया ऑफर्स अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर यूनिट। तो ये परचेस के रिलेटेड एक्सपेंस है, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। डज नॉट ऑफर सच क्वांटिटी डिस्काउंट, यहाँ पे ऐसा कुछ क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिलता है। अल्फा लेवल इंडिया लिमिटेड इनकर्ड अ फ्रेट ₹10 और कस्टम ₹25 ऑन परचेस मेड। तो ये परचेस एक्सपेंस है प्रॉपर ₹10 और ₹25, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे। और वो डिस्काउंट जो था वो बेसिकली एक तरीके का एडजस्टमेंट है जो कि यहाँ पे अपने को नहीं मिल रहा है, तो वो भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो 3000 में से 12% जीपी मार्जिन रिड्यूस कर दो, 35 ये रिड्यूस कर दो, ₹25 परचेस, ₹10 कस्टम और ₹10 डिस्काउंट। तो ये 2595 आपका क्या आ गया, आर्म लेंथ प्राइस आ गया। उसको आपको क्या करना है, 2595 और 2900 को कंपेयर कर दो, और जो भी डिफरेंस आता है वो आपको क्या कर देना है, पे कर देना है गवर्नमेंट को। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे मैं फास्ट करा रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ, मैं फास्ट करा रहा हूँ, बट फिर भी अभी कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर कर सके, ये रिवीजन में एग्जांपल्स क्वेश्चंस नहीं करते हम, फिर भी यहाँ पे ज़रूरी है, तो मैं फटाफट आपको करा रहा हूँ। एक बार वापस हैं कॉस्ट प्लस मेथड पे, 2 हो गए हैं, तीसरे मेथड पे आते हैं। यहाँ पे जो अगर कोई सेमी फिनिश्ड गुड्स वगैरह है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, कॉस्ट प्लस मेथड को क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। स्टेप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा, मैं इन डिटेल बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा, एकदम ध्यान से सुन लेना कान खोल के, तो इट विल बी, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने के काफ़ी चांस है। सबसे पहले देखो, डिटरमाइन करना है अपने को डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट
जो आपने एसोसिएट एंटरप्राइज को जो सप्लाई किया है उसके लिए आपका क्या कॉस्ट आया है उसको निकाल के साइड में रख लो। इसका यूज अभी नहीं करना है, इसको निकाल के साइड में रख दो। जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपने को कुछ नहीं करना। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को निकाल लो पहला। सेकेंड पॉइंट, आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन करना है जीपी मार्जिन को, नॉर्मल जीपी मार्जिन को टू सच कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर आपको जीपी मार्जिन निकालना है जो कि दिया रहेगा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में, विच अराइज फ्रॉम सिमिलर ट्रांजेक्शन टू अनरिलेटेड एंटरप्राइज और इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। क्या बात कर रहा है, सबसे पहले मैं बोल रहा था डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को निकालो, जो कि एसोसिएट एंटरप्राइज को आप क्या कर रहे हो, आपके लगा है बेसिकली खर्चा लगा है एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए, डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसको निकालो। दूसरे में नॉर्मल जीपी मार्जिन निकालो, पर कौन सा नॉर्मल जीपी मार्जिन, कॉस्ट के ऊपर मार्जिन और किसके साथ, अनरिलेटेड एंटरप्राइज, मतलब जो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन में जो जीपी मार्जिन है वो निकाल के रख लो। पहले कॉस्ट निकाल के रख लिया, फिर जीपी मार्जिन निकाल के रख दिया। थर्ड में क्या करो, एडजस्टमेंट करो, किस में, वो जीपी मार्जिन में, मतलब जो परसेंटेज था वो परसेंटेज में एडजस्टमेंट करना है, अमाउंट में नहीं करना है। चौथे में तो फिर सिंपल है, ये जो डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाला था उसमें ऐड कर दो ये एडजस्टेड जो जीपी मार्जिन है वो, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। इज इट क्लियर? आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, आपको जो भी है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं तो और अच्छे से बेहतर आइडिया आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एल्टो लिमिटेड जर्मन कंपनी होल्ड्स 35% शेयर्स इन बीटा लिमिटेड इंडिया। मतलब ऑल्टो, मतलब ए और बी क्या है, आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है, बिकॉज 35% होल्ड कर रहा है, 26 से ज़्यादा है एसोसिएट एंटरप्राइज। ये क्या करता है, बीटा लिमिटेड जो है इंडिया का कंपनी, बी लिमिटेड ने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया है और क्या करता है, ऑन साइट एंड ऑफ साइट कंसल्टेंसी वगैरह का सर्विस भी देता है। बीटा लिमिटेड, इंडिया की बी लिमिटेड ने ड्यूरिंग द ईयर ऑल्टो लिमिटेड को बिल किया है 100 मैन आवर्स एट अ रेट ऑफ 2000 पर मैन आवर। द टोटल कॉस्ट, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, एग्जीक्यूटिंग द वर्क कितना है, 1,75,000। तो सबसे पहले ये 1,75,000 को साइड में रख लो, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट दे दिया गया है, ठीक है। ये पहला पॉइंट ये पता चलता है। ये जो आपका एसोसिएट एंटरप्राइज को हम लोग ने बिलिंग किया है कितना, 1,75,000, तो इसको साइड में रख लिया। सेकेंड, हाउएवर बीटा लिमिटेड बिल्ड सी लिमिटेड इंडिया एट द रेट ऑफ 3,000 पर मैन आवर। बीटा ने एक कोई दूसरी कंपनी है सी लिमिटेड है जिसको 3,000 रुपीज़ के हिसाब से क्या किया है, बिल किया है, और वहाँ पे जीपी मार्जिन कितना निकला है, 50% ऑफ कॉस्ट निकला है। तो ये सेकंड पॉइंट, कॉस्ट पे जीपी 50%, अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन में। तो सबसे पहले 1,75,000 साइड में रख लिया, दूसरा 50% साइड में ले लो। अभी अपने को क्या करने हैं, 50% में कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। देखो ये सब, ये 50% क्यों आ रहा है, ये सब लॉजिक है। ये लॉजिक समझाने के लिए आधा घंटा एग्जाम्पल से ये सब लगेंगे, मतलब पांचों मेथड के लॉजिक बताने बैठूंगा तो 2-2.5 घंटा लग जाएगा। उतना टाइम अभी नहीं है अपने पास, सिर्फ समझ लो, स्टेप्स याद कर लो, काम बन जाएगा। ज़्यादा इतना इन डिटेल मत घुसो अभी, अगर आपको नहीं आता है तो। हाँ, तो वापस एक बार क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है। और ये सेम क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं ना, उसमें एक आपको चाहिए तो सेपरेट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर, उसमें फटाफट आधे घंटे 40 मिनट के अंदर डिस्कस करा दूंगा। इज इट ओके? यस सर। तो अभी आते हैं ये क्वेश्चन पे वापस। ऑल्टो जर्मनी का एक कंपनी है जिसका बीटा लिमिटेड इंडिया में 35% शेयर है, मतलब ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और इसमें जो बीटा लिमिटेड है वो सब कुछ सर्विसेज देता है, ठीक है। बीटा लिमिटेड ने ऑल्टो लिमिटेड को, मतलब अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को बिल किया है, कितना बिल किया है, 100 मैन आवर्स के लिए, पर मैन आवर 2,000 रुपया, मतलब 2 लाख रुपए का बिलिंग किया है। मतलब जब बीटा लिमिटेड अपना रिटर्न फाइल करेगा तो वो इनकम दिखाएगा कि मुझे ये जो भी ऑल्टो लिमिटेड है उससे कितना इनकम हुआ है, 2 लाख रुपए का इनकम हुआ है। पर क्या ट्रांसफर प्राइसिंग में आर्म लेंथ प्राइस भी 2 लाख होगा कि नहीं होगा, उसके लिए अपने को क्या देखना है, ये मैच करना है। द टोटल कॉस्ट डायरेक्ट
एंड इनडायरेक्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क अमाउंट इज रुपीज 1,75,000। तो इसको हमको क्या कर देना है, साइड रख देना है, क्योंकि इसके ऊपर न्यू प्रॉफिट परसेंट जो होंगे वो ऐड होंगे। तो देखो हम कौन सा थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले ये कॉस्ट को साइड में रख दिया, 1,75,000 को साइड में रख लिया। अब सेकेंड काम अपने को क्या करना है, एक सेकंड में थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो और अच्छे से विजिबल होगा आपको। तो ऐसे तो आपके पास मॉड्यूल होगा, फिर भी देखो अपने को क्या करना है, 1,75,000 साइड में रख लिया। अभी मेरे को क्या करना है, जो दूसरी कंपनी है, ये तो हम दोनों एसोसिएट है, एक ऐसी कंपनी जो कि एसोसिएट नहीं है, जो कि सी लिमिटेड है, उसका जीपी मार्जिन देखना है। तो जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट कितना है, 50% है। मेरा कॉस्ट कितना है, 1,75,000 है। तो मैंने ये जीपी मार्जिन को ले लिया 50 को। अब मुझे क्या करने हैं, ये 50 में एडजस्टमेंट करने हैं। तो वो एडजस्टमेंट की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक एडजस्टमेंट देखना क्या मतलब है। पहला एडजस्टमेंट, वाइल बीटा लिमिटेड। बीटा लिमिटेड का मतलब कौन है, ये एग्जांपल समझो, जैसे मैंने आपको थियरी बताया था। ये ऑल्टो लिमिटेड है जर्मनी का, ये बीटा लिमिटेड है इंडिया का। ये बीटा लिमिटेड क्या है, ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है, और ये एक सी लिमिटेड है जिसको भी सर्विस देता है। बीटा लिमिटेड और सी लिमिटेड के बीच में जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट 50% है। तो ये मैंने कंपेरेबल ले लिया है, क्योंकि सेम सर्विस दे रहे हैं, तो ये कंपेरेबल ले लिया है। अभी इसमें मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो जो एडजस्टेड जीपी आएगा, एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, वो मेरा क्या मान लिया जाएगा, वो मैं अपनी कॉस्ट के ऊपर लगा दूंगा, तो वो मेरा आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। सिंपल है। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 खुद से प्रैक्टिस करना हो जाएगा पक्का। वाइल बीटा लिमिटेड डिराइव टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम ऑल्टो लिमिटेड, देयर इज अ नो सच सपोर्ट फ्रॉम सी लिमिटेड। The value of technological support received from Alto Limited may be put 20% of normal GP price। ये जो बीटा लिमिटेड सर्विस देता है ना, इसमें कुछ ऑल्टो लिमिटेड इसको टेक्निकल सपोर्ट भी देता है। अगर ये टेक्निकल सपोर्ट देगा, समझ रहे हो, ऑल्टो लिमिटेड अगर बीटा लिमिटेड को कुछ भी टेक्निकल सपोर्ट देगा, तो उसका प्राइस क्या होगा, उसका प्राइस ऑब्वियस ही बात है कम होगा, क्योंकि उसमें देखो नॉर्मल समझो 100 रुपए का वो गुड्स है और 20 रुपीज का टेक्निकल सपोर्ट है। तो टेक्निकल सपोर्ट तो ऑल्टो लिमिटेड खुद दे रहा है, तो ये 20 रुपया तो चार्ज नहीं करेगा, तो 100 रुपया ही क्या होगा, प्राइस होगा। मतलब प्राइस क्या है, कम है, तो जीपी भी इसका क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे भी अपने को जीपी क्या कर देना पड़ेगा, कम कर देना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, 20% ऑफ नॉर्मल जीपी प्राइस, मतलब 50% का 20%, करेक्ट। 50% जीपी मार्जिन है, उसका 20% कितना हो जाएगा, 10%। तो 10% रिड्यूस कर देना पड़ेगा, समझा। सेकेंड पॉइंट, ऑल्टो लिमिटेड देता है बिजनेस इन लार्ज वॉल्यूम टू बीटा लिमिटेड। जो ए लिमिटेड है वो बी लिमिटेड को लार्ज वॉल्यूम में देता है सामान, मतलब काम देता है, तो उसके लिए उसको डिस्काउंट मिलता है। कितना डिस्काउंट मिलता है, 10% ऑफ नॉर्मल जीपी मार्जिन मिलता है। तो देखो अगर डिस्काउंट देता है तो उसका प्राइस कम होता है, करेक्ट है। और बट यहां पे तो प्राइस कम नहीं है जो सी लिमिटेड के साथ, तो उसका हमको एडजस्टमेंट कर देना पड़ेगा और उसका प्राइस क्या कर देना पड़ेगा, कम कर देना पड़ेगा, मतलब जीपी कम कर देना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, जो 50% है उसका 10%, दैट विल बी 5% क्या कर देंगे, कम कर देंगे। थर्ड के समझ रहे हो ना, क्योंकि कम क्यों करना है, क्योंकि अपने को दोनों को मैच करना है। अभी समझो सी लिमिटेड का प्राइस यहां पे है और बी लिमिटेड का, ए लिमिटेड का प्राइस यहां पे है। क्यों यहां पे है, क्योंकि इसमें टेक्निकल सपोर्ट है, तो टेक्निकल सपोर्ट की वजह से ए लिमिटेड का प्राइस कम है, तो अपने को ये भी कम कर देना है। इसमें ए लिमिटेड में डिस्काउंट है, इसकी वजह से इसका प्राइस कम है, तो इसको भी कम कर देना है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे तभी ही तो कंपेयर हो पाएंगे, करेक्ट है। In case of rendering services to Alto Limited, Beta Limited neither runs any risk nor incur any marketing cost। तो सेम सी चीज हो गई यहां पे, जो ऑल्टो लिमिटेड को सर्विस देता है बीटा लिमिटेड, तो यहाँ पे इसके मार्केटिंग के खर्चे नहीं लगते, मार्केटिंग के खर्चे नहीं लगते। इसका मतलब क्या है, उसका कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है तो भाई सेलिंग प्राइस कम है, तो ये यहाँ पे भी कम ले रहा है, पर यहाँ पे तो मार्केटिंग रिस्क और वो मार्केटिंग कॉस्ट लग रहा है, तो इसका कॉस्ट ज्यादा है, तो अपने को क्या कर देना पड़ेगा, कम कर देना पड़ेगा। बड़ा ही सिंपल है देखो। तो यहाँ पे कितना, 10% ऑफ नॉर्मल जीपी मार्जिन, मतलब यहां पे भी 5% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे पहले 50 में से 10 कम किया, 5 कम किया, 5 कम किया। चौथा पॉइंट, बीटा लिमिटेड ऑफर्ड 1 मंथ क्रेडिट टू ऑल्टो लिमिटेड। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सच क्रेडिट मे बी वैल्यूड 3% ऑफ जीपी मार्जिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे उल्टा हो गया। देखो
ये बीटा लिमिटेड इसको क्या, ए लिमिटेड को क्या देता है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। मतलब ये उधारी पे बेचता है, तो उधारी पे बेचता है तो कुछ क्रेडिट का भी कॉस्ट होगा। वो कॉस्ट कितना है, 3% है। तो इसका प्राइस 3% से ज्यादा है। अगर इसका प्राइस 3% से ज्यादा है और इसका कम है तो इसका अपने को क्या कर देना पड़ेगा, बढ़ा देना पड़ेगा। 3% ऑफ जीपी मतलब आपका कितना होगा, 50 का 3%, 1.5% बढ़ा देना पड़ेगा। तो टोटल नटसेल में देखेंगे तो अपने को 50 में से 10 रिड्यूस करना है 40, ये 10 रिड्यूस करना है 5 और 5 30, 30 प्लस 1.5% दैट विल बी 31.5% आपका क्या आ जाएगा, मार्कअप आ जाएगा। अब ये जो टोटल कॉस्ट है 1,75,000 कॉस्ट के ऊपर मार्कअप है, ये ऐड कर दो तो आपका आर्म लेंथ प्राइस कितना आ गया, 2,30,125 आ गया। और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है 2 लाख रुपया। 2 लाख कैसे मैंने स्टार्टिंग में निकाला था ना, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा था ना, यहाँ पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ये पड़ा 2 लाख रुपया, 2,000 इंटू 100। तो हमने अपनी बुक्स में 2 लाख दिखाया है। आर्म लेंथ प्राइस कितना बोलता है, 2,30,000 होना चाहिए। तो जितना एक्सेस है वो क्या करो, गवर्नमेंट को जमा करा दो, इनकम के ऊपर टैक्स जमा करा दो, सिंपल है। नेक्स्ट मेथड के ऊपर आता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। ये मैं अपने नोट से आपको करा देता हूँ, फटाफट करा देता हूँ, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग की 3 मेथड थी ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पीछे जो क्वेश्चंस देख नहीं पता कितने इंपॉर्टेंट है, पर मेरे हिसाब से कम है। मतलब मैं ऐसे बता नहीं सकता कम है या ज़्यादा है। तो ये मैं बहुत फटाफट आपको डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स करा देता हूँ, क्योंकि इसका TNMM जो 5वां मेथड है उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्योंकि जो मॉड्यूल में एग्जाम्पल दिया है वो कुछ भी रैंडम फिगर, मतलब जैसे अभी तक 3 क्वेश्चंस कैसे थे, प्रॉपर एग्जाम्पल्स दिए थे जो कि क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर्मेट में थे। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कुछ इससे इतना अपने को इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैसे टाइप में दिया हुआ है पता है, कुछ भी रैंडम फिगर दिए है, लेट्स से दिस अमाउंट एंड उन्होंने सॉल्व कर दिया है। तो अगर आप चाहिए तो मैं जो ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन वाला वीडियो कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। TNMM ये PSM जो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है, इसके अच्छे क्वेश्चंस है मेरे पास। तो अगर आप चाहो तो मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है, कमेंट में बता देना। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड जनरली कहाँ यूज होता है, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ यूनिक इंटेंजिबल होता है। ये कीवर्ड है, ध्यान रखना। आप कोई ऐसा इंटेंजिबल ट्रांसफर कर रहे हो जो आसपास कोई दूसरी इंडस्ट्री या दूसरी कंपनी के पास नहीं है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन या फार्मेसी बिजनेस वगैरह में होता है। या फिर ट्रांजेक्शन्स जो है वो इतने इंटर रिलेटेड है कि वो इवेल्युएट हो ही नहीं सकते सेपरेटली, उनको एक साथ ही इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको ये वाला प्रॉफिट स्प्लिट मेथड यूज करना पड़ेगा। और जनरली ये कहाँ होता है, जॉइंट वेंचर के केस में होता है। सिंपल है। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले कंबाइन नेट प्रॉफिट निकाल दो। जो भी आपका एसोसिएट एंटरप्राइजेस के साथ है, कंबाइन नेट प्रॉफिट मतलब पूरे जॉइंट वेंचर का फॉर एग्जांपल है तो उसका क्या निकाल दो आप, नेट प्रॉफिट निकाल दो। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन दोनों में से कोई भी चलेगा। फिर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन देखो, ईच एंटरप्राइज, हर एक एंटरप्राइज ने कितना कंट्रीब्यूट किया है टू अर्न सच कंबाइंड नेट प्रॉफिट। वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, फॉर एग्जांपल कंपनी ए है और कंपनी बी है, तो दोनों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो आपको इवेल्युएट करना है। कौन से बेसिस पे, ये क्वेश्चन में जनरली दिया रहेगा, अपने को कुछ नहीं करना। FAR एनालिसिस से, FAR क्या होता है, फंक्शन, परफॉर्म, असेट एम्प्लॉयड और रिस्क टेकन। फंक्शंस, असेट और रिस्क एनालिसिस से अपने को क्या करना होगा, वो इवेल्युएट करना पड़ेगा। फिर कंबाइन नेट प्रॉफिट जो होगा वो अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में। जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था उस हिसाब से क्या कर देना पड़ेगा, कंबाइन नेट प्रॉफिट को स्प्लिट कर देना पड़ेगा। और जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा वो आपका यूज होगा ALP निकालने के लिए, ठीक है। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले जो बेसिक रिटर्न है, बेसिक प्रॉफिट कितना है वो निकाल लो। बेसिक प्रॉफिट निकालने के लिए अलोकेशन ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट टू ईच एंटरप्राइज फॉर देयर बेसिक कंपेंसेशन, मतलब जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था उतना उनके साथ क्या कर दो, शेयर कर दो। बेसिक कंपेंसेशन में क्या इंक्लूड नहीं होगा, अगर कोई इंटेंजिबल असेट को सामने कोई रिटर्न है तो वो बेसिक कंपेंसेशन में नहीं आएगा, वो यहाँ पे आएगा। फिर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ कंपेरेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन। बेसिक कंपेंसेशन जो है वो डिटरमाइन होगा, कैसे डिटरमाइन होगा, रिटर्न ऑफ
कंपेरेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन, उसके कोई कंपेरेबल दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है या उसके कोई कंपेरेबल दूसरी ट्रांजैक्शन है, वो कितना ले रहे हैं कंपेंसेशन, उस हिसाब से क्या होगा ये आइडेंटिफाई होगा। जो बेसिक कंपेंसेशन को अगर आपने कर दिया, उसके बाद क्या रेसिजुअल प्रॉफिट जो बचता है उसको आपको क्या कर देना है, मतलब जो समझो 1 लाख था उसमें से बेसिक कंपेंसेशन 50,000 है, तो 50,000 जो रेसिजुअल प्रॉफिट बचा उसको अभी आपको क्या कर देना है, एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ शेयर कर देना है ऑन अ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। हर क्वेश्चन में बताया रहेगा जनरली कि कैसे आपको करना है। इफ रेसिजुअल प्रॉफिट जो है वो एट्रीब्यूटेबल टू वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल है, तो अलोकेशन का बेसिस क्या होगा, जो भी रिलेटिव वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इनटेंजिबल प्रॉफिट प्रॉपर्टी है, मतलब जितना जो एंटरप्राइज वो प्रॉपर्टी में पैसा डाला है उस बेसिस पे क्या करो, अलोकेट कर दो। क्वेश्चन में दिया रहेगा किस बेसिस पे आपको अलोकेट करना है, और जनरली इसका क्वेश्चन ना तो आपके सीएस के मॉड्यूल में दिया है। मैंने बेसिकली जब सीए का एग्जाम दे रहा था फाइनल का, इंटरनेशनल टैक्सेशन मैंने प्रॉपरली सब्जेक्ट लिया था ऑप्शनल में, तो उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से ये ऐसे क्वेश्चन से टकराया था। तो वहाँ पे जनरली पूछते हैं, सीए फाइनल के भी डायरेक्ट टैक्सेशन में ये नहीं पूछते, और आपका भी डायरेक्ट टैक्सेशन ही है बेसिकली। इंटरनेशनल टैक्सेशन फाइनल में एक 100 मार्क्स का अलग सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे जनरली ऐसा इन डिटेल जा के पूछते हैं। फिर भी अगर आप चाहिए तो मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो में इसका एग्जांपल ले लूंगा। लास्ट मेथड जो है वो ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड है। नाम ही देखो ना, जो नेट मार्जिन बचता है उसके बेसिस पे, आपके जो ट्रांजैक्शन पे नेट मार्जिन बचता है उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखो क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल मतलब होता है कि जो अपने सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस, तो रिलायंस की जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या नेट मार्जिन है वो कंसीडर कर लो, उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर दो, आपका आ जाएगा क्या, आपका आर्म लेंथ प्राइस। तो नेट मार्जिन सबसे पहले रियलाइज बाय एंटरप्राइज फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन एंटर्ड विद एसोसिएट एंटरप्राइज इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग बेस इधर कॉस्ट, सेल और असेट। मतलब आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें जो आपका नेट मार्जिन आता है वो ले लो, डिनोमिनेटर में चाहे कॉस्ट ले लो, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, मतलब जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, या सेल्स ले लो, असेट ले लो, जो भी लेना है उस हिसाब से आप क्या ले लो, सबसे पहले मार्जिन निकाल लो। फिर नेट प्रॉफिट आपको क्या करना है, रियलाइज बाय एंटरप्राइज फ्रॉम कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, वो कंप्यूट करो विद द सेम बेस। मतलब कोई दूसरी ऐसी एंटरप्राइज है क्या जिसका ऐसा ट्रांजैक्शन है, तो उसका कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में क्या नेट प्रॉफिट आता है सेम बेस में, वो ले लो। फिर जो ये स्टेप में, सेकंड स्टेप में दूसरी एंटरप्राइज का नेट प्रॉफिट मार्जिन लिया था उसको क्या करो, एडजस्ट कर दो। एडजस्टमेंट जो भी रहेंगे, अभी तक जैसे वारंटी वगैरह के एडजस्टमेंट देख रहे थे वैसे एडजस्टमेंट जो भी रहेंगे उसको एडजस्ट कर दो। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ स्टेप 1, जो अपना एई का जो क्या था नेट प्रॉफिट मार्जिन था, उसको कंपेयर करो इससे, और जो डिफरेंस आता है वो अपने को क्या कर देना है, जमा करा देना है। तो ये अपनी 5 मेथड हो गई। सबसे पहले कप मेथड थे, फिर रीसेल प्राइस मेथड, फिर कॉस्ट प्लस मेथड, फिर प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, 5वीं कौन सी थी, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, और 6ठी मेथड, 6th मेथड, अगर एओ चाहे, असेसिंग ऑफिसर चाहे, या कमिश्नर चाहे, बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे, तो वो क्या कर सकता है, एक नई मेथड जो भी है उसको लगता है कि ऐसे ये 5 तरीके से कंप्यूट नहीं हो सकता, मैं जैसे बोलता हूं वैसे कंप्यूट होगा, तो वो क्या करेगा, वो मेथड को यूज कर सकता है। इज इट क्लियर? तो वापस मॉड्यूल पे आते हैं। ये मैंने फास्ट कराया है क्योंकि जो 3 स्टार्टिंग की मेथड थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उस पर मैंने बहुत अच्छा सफिशिएंट टाइम दिया है। जो क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस किए हैं, फास्ट किए हैं नो डाउट, बिकॉज ये रिवीजन है। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड का ये एक बड़ा ही रैंडम सा एग्जांपल दिया है, ये लोग ने अपने ही फिगर लिया है, क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं बनाया है, जस्ट एग्जांपल लिया है। यहाँ पे एक एग्जांपल है TNMM का, वो देखते हैं, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। निखिल एंड कंपनी एक का एग्जांपल है ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड का, बड़ा ही छोटू सा एग्जांपल है पर देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि निखिल एंड एक कंपनी है जो क्या करती है, इंडिया के बाहर उसकी एक एसोसिएट एंटरप्राइज है जी कंपनी, उसको अपने डिश वॉशर सेल करती है, और ये अपने फॉरेन में या जो भी जहाँ पे भी है सेल कर देती है आगे, करेक्ट है। अभी ये क्वेश्चन बोलता है कि कप मेथड यहाँ पे लग नहीं सकता, क्यों नहीं लग सकता, कि ये निखिल एंड कंपनी जो है ये इंडिया में कोई ऐसी दूसरी कंपनी को ये चीजें नहीं बेचती,
करेक्ट है, ये सिर्फ फॉरेन में ही बेचती है और एक ही कंपनी को बेचती है, तो कंपेरेबल मेथड तो लगा नहीं सकते अनकंट्रोल प्राइस मेथड। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप कप नहीं लगा सकते। निखिल एंड कंपनी वॉज एबल टू आइडेंटिफाई एन इंडियन मैन्युफैक्चरर। इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए एक दूसरा इंडियन मैन्युफैक्चरर ढूंढ लिया जो कि ऐसा सिमिलर ट्रांजेक्शन करता है। कंपनी एच जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर है एज ए सुटेबल कंपेरेबल कंपनी। हाउएवर कंपनी एच जो है वो एक वारंटी फंक्शन प्रोवाइड करती है, वेयर एज निखिल एंड कंपनी जो है कोई वारंटी फंक्शन क्या नहीं करती, प्रोवाइड नहीं कर सकती। कंपनी एच का मार्जिन क्या है, 10% है। तो सबसे पहले 10% ले लो, उसमें अपने को क्या करने पड़ेंगे, वो वारंटी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पर यहाँ पे वारंटी का हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में बराबर नहीं दिया है। एज द कॉस्ट पर्टेनिंग टू द वारंटी फंक्शन कैन नॉट बी सेपरेटली आइडेंटिफाई इन अ कंपनी एच अकाउंट एंड नो रिलायबल एडजस्टमेंट कैन बी मेड ऑन अकाउंट विद द डिफरेंस इन फंक्शन, इट मे बी मोर रिलायबल टू एग्जामिन द नेट मार्जिन इन दिस केस। तो यहाँ पे अपने को क्या नेट मार्जिन देखना पड़ेगा। अभी ये फिगर कहाँ से आए हैं, आपके इंस्टीट्यूट को ही पता है, इन्होंने अपने मर्जी से ले लिए हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट कितना है, 5,000 रुपया है। निखिल का ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 1,500 रुपया है। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 6,500 रुपया हो गया। अभी मार्कअप, अभी दूसरी कंपनी का कितना मार्कअप है, 10% मार्कअप है, तो हम भी क्या कर लेंगे, 10% ले लेंगे। तो 6,500 का 10% 650, ये आ गया आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। अभी ये सेम प्रॉफिट स्प्लिट मेथड का भी ऐसा एग्जांपल दिया है। अब ऐसे एग्जांपल से क्या सीखने मिलता है पता नहीं, पर ठीक है, दिया है तो अपना काम है, कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे एक थियरी की चीज़ दी हुई है, ट्रांसफर प्राइसिंग का सिलेक्शन का मेथड क्या है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड इन सिलेक्टिंग अ मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, फॉलोइंग फैक्टर्स अपने को देखने पड़ेंगे। सर याद करना है, 4 पॉइंट याद करके रख लो, एग्जाम में कहीं आ गया तो लिख देना कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड चूज करने का बेस्ट फैक्टर है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का नेचर और क्लास देखो। याद करने का तरीका क्या है, 92B में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आता है, तो 92B और 92BA में स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आता है, तो सेक्शन नंबर 92B पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्लास और क्लासेस ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज, 92A में एसोसिएट एंटरप्राइज आता है, तो सर 92A देख लो। थर्ड पॉइंट, availability, coverage and reliability of data necessary for application of method। application of method कैसे पता चलता है, computation से पता चलता है, 92C से पता चलता है। ऐसे करके 4 पॉइंट याद कर लो, क्या पता एग्जाम में आपके थियरी क्वेश्चन वैसे भी पूछे जाते हैं CS में, तो कहीं पूछ ले तो 92A, 92B, 92C, 3 पॉइंट तो वही है। चौथे पॉइंट में कंपेयर करना है, डिग्री ऑफ कंपेरेबिलिटी एग्जिस्टिंग बिटवीन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। जो इंटरनेशनल अपना ट्रांजैक्शन है और दूसरा ट्रांजैक्शन है, उसके बीच में कंपेरेबिलिटी, ये चौथा पॉइंट है। तो 4 पॉइंट याद करके चले जाओ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, कि क्या पता एग्जाम में कहीं पूछ ले। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि फंक्शनल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो फंक्शनल एनालिसिस के लिए 3 चीजों का इंपॉर्टेंट होता है। FAR एनालिसिस होता है बेसिकली, ये फंक्शन परफॉर्म, आपकी एंटरप्राइज क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, क्या कंपेरेबिलिटी है, वो सब देख लो। रिस्क और असेट, FAR, F यानी फंक्शन, A यानी असेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेट यूज और कंट्रीब्यूट, आपने कौन से असेट यूज किए हैं और आपने कितना रिस्क अंडरटेक किया है वो आइडेंटिफाई कर लो। तो ये कुछ थियरी चीजें हैं जो कि मैंने ऐसे ही रैंडम बता दी है, ये अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आज के ट्रांसफर प्राइसिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं डालूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। आपका एग्जाम है तो ये 1.5 की स्पीड में देख लो, बहुत मजा आ जाएगा। रूल नंबर 10CA ये क्या बोलता है, अगर एक ही मेथड से एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस निकल जाए तो क्या करने का। एक ही मेथड से एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस निकल जाए तो क्या करने का। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या करने का। ये चीज आपके वो नोट्स में भी जो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है उसमें भी लिखी हुई है, पर यहाँ पे मैंने और अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए लिख दिया है। देखो, इफ फ्रॉम वन मेथड, एक ही मेथड से एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ जाए तो सर क्या करने का। तो अपने को देखना है क्या सर कितनी आर्म लेंथ प्राइस आई, मतलब एक ही मेथड से, समझो कप मेथड से 5 आर्म लेंथ प्राइस आ गई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, मतलब अप टू 5 आर्म लेंथ प्राइस आई। तो आपको क्या करना है, पांचों आर्म लेंथ प्राइस का मीन निकाल लेना है। मीन मतलब समझो 5 आई 50 है, 60 है, 70 है, 80 है
और 90 है, ये 5 आर्म लेंथ प्राइस है। तो पांचों का मीन मतलब 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 डिवाइड बाय 5। सिंपल एवरेज आपको क्या कर देना है, ये आर्म लेंथ प्राइस का कर देना है, और जो ये आर्म लेंथ प्राइस आएगा ये आपका क्या मान लिया जाएगा, ALP मान लिया जाएगा। करेक्ट है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि अगर आर्म लेंथ प्राइस और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब जो आपने बोला है कि हमने इतने में ट्रांजैक्शन किया है, और आर्म लेंथ प्राइस जो अपन ने यहाँ पे निकाला, इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ 3% तक है। मतलब ये यहाँ पे समझो 100 निकला और आपने एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस बताया था वो 102 बताया था, मतलब 3% तक ही डिफरेंस है। अगर 3% तक ही डिफरेंस है तो आर्म लेंथ प्राइस को क्या करो, इग्नोर कर दो, ये 100 जो है यही आपका क्या मान लिया जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। पर अगर आपका ट्रेड जो है वो होलसेल ट्रेड है तो ये जो 3% का डिफरेंस है वो आपको 3% नहीं होगा, 1% देखना पड़ेगा। ये जो टॉलरेंस बैंड बेसिकली जिसको बोला जाता है, ये 1% ही देखना पड़ेगा, ना कि 3%। मैं बहुत फास्ट बता रहा हूं, मेरी एक एक वर्ड में दम है, ध्यान से सुनो। अगर एक ही मेथड से एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस अगर निकल जाती है तो आपको क्या करना है, आपको मीन निकाल लेना है। अगर अप टू 5 आर्म लेंथ प्राइस निकलती है, मीन का मतलब क्या है, एवरेज ले लेना है। पर आपको वो टाइम पे देखना पड़ेगा जो आपका आर्म लेंथ प्राइस है और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है उसमें डिफरेंस सिर्फ 3% तक है, तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस से आर्म लेंथ प्राइस मानी जाएगी। नहीं तो आपका ज्यादा है तो आर्म लेंथ प्राइस, पर होलसेल ट्रेड में वो 3% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। पर समझो यहां पे तो मैंने क्या बोला, 5 ही है। समझो 5 से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस निकल जाती है। आर्म लेंथ प्राइस कितनी निकल जाती है, 5 से ज्यादा निकल जाती है, 6, 7, 8 निकल जाती है, तो वो केस में 15, 20, 25 कुछ भी निकल सकती है। तो वो केस में अपने को रेंज कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। पर रेंज कंसेप्ट एक मेथड पे नहीं लगेगा, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड पे नहीं लगेगा। कप रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड और TNMM पे ही लगेगा। ठीक है, तो रेंज कंसेप्ट में सबसे पहले क्या करना है, रेंज कंसेप्ट में देखो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, एग्जांपल भी आपके मॉड्यूल में दिए हैं वो कराऊंगा। पर सबसे पहले ध्यान रखो क्या करना है, सबसे पहले आपको वैल्यू दी रहेगी। ये पहली मेथड से ये रेट प्राइस निकली है 50, दूसरे से निकली है 58, तीसरे से निकली है 7। तो वो शीट पे थोड़ा सा वो हो गया था, ज़्यादा कुछ लिख दिया था तो कचरा हो गया था। वापस समझते हैं। स्टेप 1 में रेंज कंसेप्ट में क्या करता है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या करो, डेटा को डाल दो। सर डाल दिया। सेकंड क्या करना है, 35 परसेंटाइल लेना है और 65 परसेंटाइल लेना है रेंज का। अभी सर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, समझो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रेंज में 10 अमाउंट है। एक में है 50, एक में है 55, एक में है 90, एक में है 40। तो लाइन से लगाना है, पहले के नीचे 40 आना चाहिए, दूसरे के नीचे 50 आना चाहिए, फिर 55 आना चाहिए, फिर 90 आना चाहिए। करेक्ट है, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, वो रेंज का, समझो रेंज में कितने अमाउंट है, 7 अमाउंट है, और रेंज में सेकंड में 20 एग्जांपल है। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। तो 7 का सबसे पहले क्या करो, 35 परसेंटाइल निकालो। पहला एग्जांपल है 7 एक मेथड से 7 अमाउंट, 7 आर्म लेंथ प्राइस निकल चुकी है। तो 7 का 35% निकालो और 7 का 65% निकालो। तो सबसे पहले ये देखना है कि जब 35% और 65% निकालेंगे तो क्या वो होल नंबर आता है या नहीं आता है। तो समझो 7 का जब 35% निकालेंगे तो 2.45 आएगा, और 7 का 65% निकालेंगे तो 4.55 नंबर आएगा। मतलब ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर का मतलब क्या है, 7 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो 7 का 35% इज 2.45, 7 का 65% इज 4.55, दैट इज नॉट अ होल नंबर। तो आपको क्या करना है, देखो 2.45 आया है तो ये 2 का जो अगला नंबर है ना 3, ये ले लो, और 4.55 का अगला नंबर क्या है, 4 का अगला नंबर है 5, ये ले लो। ये 35 से लेके 45 क्या बन जाएगा, आपका रेंज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। अगर आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो 35 से 45 के बीच में रहेगा, तो अगर जो आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो फिट हो जाएगा रेंज के अंदर, मतलब 35 से 45 के बीच में रहेगा, तो जो आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वही आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। करेक्ट है। पर समझो आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस फिट नहीं होता है ये रेंज के अंदर, तो आपको क्या लेना है, जो रेंज है
जो रेंज है ये रेंज 7 का है, इसका 50% लेना है। ये कब लेना है? जब आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस रेंज के अंदर नहीं फिट होना है। तो 7 का 50% कितना होगा? 3.5 होगा। 3.5 का अगला डिजिट क्या है? 4 है। तो ये 39 जो है ये आपका क्या मान लिया जाएगा? आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। क्लियर है? समझे? यस सर, थोड़ा समझे, कोई बात नहीं, वापस एक बार बताऊंगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अगर आपका होल नंबर नहीं आया, तो होल नंबर आ गया तो क्या मतलब सर आपका वैल्यू आर्म लेंथ प्राइजेस कितने निकली? एक मेथड से 20 निकल गए। 20 का 35% कितना होगा सर? 7 होगा। 20 का 65% कितना होगा? 13 होगा। ये क्या है? होल नंबर है। तो सर क्या 7 के नीचे जो अमाउंट लिखा है और 13 के नीचे जो अमाउंट लिखा है वही आपका रेंज बन जाएगा? नहीं। ये केस में क्या करना है? अगर होल नंबर आ जाता है तो 7 के नीचे जो अमाउंट लिखा है वो नहीं लेना। 7 का नीचे जो अमाउंट समझो 15 लिखा है और उसके अगला नंबर 8 के नीचे समझो 20 लिखा है। तो ये 15 और 20 का जो एवरेज होगा वो रेंज का स्टार्टिंग होगा। और यहाँ पे 13 आ गया है तो 13 और 14 के जो नीचे अमाउंट लिखे हैं उसका एवरेज क्या होगा? ये दोनों अमाउंट क्या होंगे? रेंज होंगे। सिंपल है, मतलब सिंपल है। यहां पे अगर होल नंबर नहीं आता है तो सीधा उसके अगला अमाउंट से रेंज स्टार्ट हो जाता है। यहां पे अगर होल नंबर आ गया तो डायरेक्ट उसके अगले नंबर से रेंज नहीं स्टार्ट होगा, वो नंबर और उसका अगला नंबर, उसके नीचे जो अमाउंट दिया है उसके एवरेज से क्या होगा? रेंज स्टार्ट होगा। और खत्म क्या होगा? जो होल नंबर अगर आया है तो 13 और 14 के नीचे जो अमाउंट है उसका जो एवरेज है डिवाइड बाय 2 करेंगे, वहां पे क्या होगा? रेंज खत्म हो जाएगा। अगर रेंज के अंदर अमाउंट आता है, आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस होता है, तो सेम टू सेम चीज है। क्या सेम टू सेम चीज है? वही आपका आर्म लेंथ प्राइस बन जाएगा। अगर नहीं आता है तो सेम करो, 20 का 50% निकालो, कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 और 11 के जो एवरेज होगा वो आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस मान लिया जाएगा। वापस एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनो, एकदम मजे से समझेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईयरफोन लगाओ और ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ समझो। देखो, एक आर्म लेंथ प्राइस जब हम निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेथड से एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ गया तो क्या होगा? सर बहुत सिंपल सी चीज है। अगर 5 तक आर्म लेंथ प्राइस आता है तो आपको सिर्फ एवरेज लेना है और 1% और 3% का वो टॉलरेंस बैंड याद रखना है। होलसेल ट्रांजैक्शन में 1%, अदर में 3%। क्लियर? सेकंड, अगर 6 या उससे ज्यादा, मतलब 5 से ज्यादा, 6 या उससे ज्यादा अमाउंट निकल जाते हैं तो रेंज कंसेप्ट लगेगा। रेंज पीएसएम में नहीं लगेगा, प्रॉफिट स्प्लिट को छोड़ के बाकी सब जगह पे लगेगा। क्लियर है? यस। रेंज कंसेप्ट में सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेना है, फिर 35% रेंज का निकालना है। समझो 7 है तो उसका 35%, 7 है तो फिर उसका 65%। अगर होल नंबर नहीं आता तो उसका अगला नंबर जो है 2.45 आता है तो उसका अगला नंबर 3 और 7, उसके नीचे जो भी अमाउंट लिखे हैं उसका वो क्या कर देना है? रेंज मान लेना है। अगर आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस उसके अंदर फिट हो जाता है तो वही आपका आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। नहीं होता है तो रेंज का 50% निकालना है और उसका जो, अगर होल नंबर नहीं आता तो अगले अमाउंट के नीचे जो भी अमाउंट लिखा है वो आपका क्या मान लिया जाएगा? रेंज मान लिया जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। अगर होल नंबर आ जाता है तो बस इतना सा अलग करना है कि जो होल नंबर आया है, समझो 7 आया है यहाँ पे, तो 7 के अगला डिजिट क्या है? 8 है। तो 7 और 8 के नीचे जो वैल्यू दी है उसका एवरेज कर देना है, वो वहां से रेंज स्टार्ट होगा और खत्म क्या होगा? 13 और 14 के एवरेज से नीचे से वो खत्म हो जाएगा रेंज। अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस उसमें फिट हो जाता है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस अगर उसमें फिट हो जाता है तो क्या करना है सर? तो कुछ नहीं करना, वही आपका आर्म लेंथ प्राइस बन जाएगा। अगर फिट नहीं होता है तो क्या करना है? ये इंपॉर्टेंट है, वो रेंज का 20 का 50% निकालना है। फिर वही स्टोरी कंटिन्यू हो जाएगा। 10 आएगा तो 10 और 11 के नीचे जो अमाउंट है उसका एवरेज ले लो, वो आपका क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। बस रेंज इतना ही है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि अगर एक से ज्यादा प्राइस निकल जाए तो क्या करना पड़ेगा? जो हम बताएंगे वो करना पड़ेगा। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लेना पड़ेगा, फिर 35% और 65% निकालने पड़ेंगे। फिर अगर अमाउंट विद इन अ रेंज होगा तो वही आपका आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। अगर उससे रेंज से बाहर होगा तो हम जो मेथड बताएंगे उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर 6 से कम वैल्यू रहेंगे तो अरिथमेटिक मीन लेना पड़ेगा, मतलब एवरेज ही लेना पड़ेगा, पर 3% और 1% के वो टॉलरेंस बैंड का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कैसे निकालना है वो 35 65 जो मैंने बताया वो है। अभी फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉलोइंग हैव
बीन डिटरमाइंड एज अ आर्म लेंथ प्राइस यूजिंग कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन मेथड, मतलब एक ही मेथड से इतनी आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकली है, 20 निकली है, जो अपना एग्जांपल था ना। तो ये क्या सर असेंडिंग ऑर्डर में है? सबसे पहले ये देखो 1998, बिल्कुल सर असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो सबसे पहले 20 का कितना निकालना है? 35% निकालना है, जो कि 7 आएगा। फिर निकालना है 20 का 65%, जो कि कितना आएगा? 13 आएगा। तो क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल होल नंबर है। तो इसका और इसका एवरेज 107 और 110 का एवरेज, मतलब डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे 118 और 119 का एवरेज, करेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो 107 और 110 का एवरेज 108.5 आता है, और आगे 118.50 आता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। 108.5 से लेके 118.5 क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। अभी जो क्वेश्चन है उसमें कहीं पे दिया नहीं है आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? ये तो रेंज निकाल दिया, अभी अपने को आर्म लेंथ प्राइस क्या होगा? आपका मीडियन होगा। तो मतलब 20 का 50% निकाल देना है, क्या आएगा? 10 आएगा। तो 10 और 11 का जो एवरेज है 114 और 116 का एवरेज क्या आएगा? 115 आएगा। वो आपका क्या मान लिया जाएगा? आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। सिंपल है। फिर एग्जाम नीचे क्या बोला है? नीचे कुछ भी अपने मनगढ़ंत कहानी बनाई है और बोला है कि अगर वैल्यू 100 होता तो 115 आर्म लेंथ प्राइस होता, और अगर इन दोनों के बीच में, रेंज के बीच में अमाउंट फिट हो जाता तो वो आपका आर्म लेंथ प्राइस होता। करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में से 5 मेथड है, तो 5 मेथड है तो कोई टेंशन ही नहीं है। 100, 102, 90, 110 और 115 का क्या कर देना है? डिवाइड बाय 5 कर देना है। जो अमाउंट आया वो आपका क्या मान लिया जाएगा? आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। और अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस दिया है तो 3% का कैलकुलेशन करना है। फिर यहाँ पे फिर 10 अमाउंट का दिया है, 10 नहीं 20 अमाउंट का दिया है। तो यहाँ पे क्या सर असेंडिंग ऑर्डर में किया है? बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में किया है। तो ये फिर वही 20 वाला है, तो आपको क्या करना है? ये होमवर्क है। 20 का 35%, 20 का 65% निकाल दो, फिर वो आपका वही अमाउंट आएंगे, एक बार देख लो, ठीक है। ये होमवर्क है। तो यहाँ पे अपना रेंज कंसेप्ट तक मैंने बहुत सारा अपना ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया है, जो कि स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। मैं एक बार वापस ऊपर आता हूँ। एक सेकेंड, कितना ऊपर आना पड़ेगा? लगभग 40-45 पेज का आपके मॉड्यूल में ट्रांसफर प्राइसिंग दिया है। उसमें से मैंने 25-26 पेज, मतलब सिर्फ 15 पेज बचे हैं, मैंने अभी देखा था। ये देखो, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग कर लिया है, इंडिया में क्या है, आर्म लेंथ प्राइस क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, मेथड, सिलेक्शन ऑफ मेथड, यहां तक हम लोग ने कर लिया है। करेक्ट है। रेंज कंसेप्ट तक। अभी ये इतना पार्ट कल के लेक्चर में आपको मिलेगा। टीपीओ का, एपीए का, रोल बैक, ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन, सेफ हार्बर, पेनल्टी, और क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ये एक अलग से मिल जाएगा। तो समझ रहे हो? तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक वगैरह जो भी आपकी श्रद्धा है उसी हिसाब से कर देना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलो बाय बाय।